अस्सलाम वालेकुम, वेलकम जी आयानू और खुशामदीद। मैं हूं आपका होस्ट शराज भट्ट। आपको सिटी एट 10 में खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद करते हैं आपके दिन की शुरुआत अच्छी हुई होगी। दिन की शुरुआत अच्छी हो तो पूरा दिन अच्छा गुजरता है। पॉजिटिव वाइब्स के साथ शुरुआत होनी चाहिए दिन की, मुस्बत सोच के साथ होनी चाहिए, इस इरादे के साथ होनी चाहिए कि आप जो काम करने जा रहे हैं आपको 100% श्योर है कि आप उस काम को मुकम्मल कर लेंगे। जो टारगेट अचीव करने जा रहे हैं 1% भी ये सोच आने नहीं देनी आपने कि मेरे से हो नहीं पाएगा, शायद हो सकता है मैं कर ना पाऊं। क्योंकि जब 1% भी वो सोच आ जाएगी वो बाकी 99% के ऊपर हावी हो जाएगी। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये है, पूरे दिन में आपने जो भी बात कहनी है उस बात कहने को 3 गेट से गुजारने की जरूरत है। 3 दरवाजे हैं जिससे गुजारने की जरूरत है। पहला दरवाजा ये है, जो बात आप करने जा रहे हैं वो सच है या नहीं। दूसरा दरवाजा यह है कि जो बात आप करने जा रहे हैं वो जरूरी है या नहीं। क्या उसमें यह भी जरूरी है कि आपने बोलना है, या अगर आप खामोश रह जाएंगे तो भी इसमें कोई मसलहत है। तीसरा दरवाजा यह है कि जो बात आप करने जा रहे हैं और सबसे इंपॉर्टेंट, वो किसी का दिल दुखाएगी तो नहीं। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कोशिश करें कि पूरे दिन में जो भी बात करते हैं या किसी से हम कलाम होते हैं, कॉन्वर्सेशन होती है, तो उसमें इन 3 दरवाजों का ख्याल जरूर रखा करें ताकि आप किसी का दिल दुखाने का बायस ना बने, गैर जरूरी बात ना करें और हमेशा जो बात करें वो सच करें। इसी खूबसूरत बात के साथ अपने शो का आगाज करते हैं। और जैसे कि हमें पता है कि इस वक्त वेदर जो मौसम है बड़ा अनप्रेडिक्टेबल है और हर तरफ स्मोक का राज है। खासतौर पर पंजाब के मुख्तलिफ शहरों के वाले से बात करें, मुल्तान, लाहौर, फैसलाबाद, यहाँ पर स्मोक ने इस वक्त घेर रखा है। छुट्टियां जो हुकूमत की जानिब से दी गई थी 17 तारीख तक दी गई थी, अब हम ये सुन रहे हैं कि उसमें कोई एक्सटेंशन का भी मुमकिन तौर पर सोचा जा रहा है या उस पर कोई अहकामात जारी किए जाएंगे, क्योंकि स्मोक जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रही है। छुट्टियां खत्म हो चुकी हैं लेकिन स्मोक खत्म नहीं हो रही है और बच्चों की पढ़ाई का नुकसान भी बहरहाल हो रहा है। तो आज के मौसम के हवाले से बात करेंगे टुडेज वेदर में। मौसम के हवाले से बात करें तो बारिश का इम्कान कुछ नजर नहीं आ रहा है। वैसे प्रेडिक्शन 2-3 दिन पहले बारिश की दी गई थी, लेकिन आज भी क्लाउडी रहेगा मौसम। बारिश का कोई इम्कान इस वजह से नहीं है क्योंकि हर तरफ स्मोक की एक चादर है। अगर स्मोक की चादर हटे तो बारिश हो ना, बारिश हो ही नहीं पा रही है। और अगर बारिश नहीं होगी तो मतला साफ नहीं होगा, बीमारियां दूर नहीं होगी। कफ, नजला, खांसी, जुकाम, ये इस वक्त जो है वो मौसमी तब्दीली की वजह से खास तौर पर बच्चे इसका बड़ा टारगेट बने हुए हैं। और हॉस्पिटल्स में आप जाकर देखें तो आप देखेंगे कि सबसे ज़्यादा बच्चों की तादाद है, जो कि उसकी वजह यही है कि बच्चों को हमने स्कूल से छुट्टी तो करवा दी है लेकिन बच्चों को हम खेलने की इजाज़त दे देते हैं और बच्चे गलियों के अंदर खेलते रहते हैं, सड़कों के ऊपर साइकिल चलाते रहते हैं, फुटबॉल खेलते रहते हैं। तो बड़ा ज़रूरी है कि बच्चों को रोक के रखा जाए। मौसम जो है वो इस वक्त अच्छा नहीं है, बेहतर नहीं है आपकी जिल्द के लिए, आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए, आपके सांस के अमल के लिए और इसके साथ साथ आपकी आंखों के लिए। नजरें भी खराब हो रही हैं, नजर वीक हो रही है, आंखों के बहुत सारे मसाइल हैं जो पैदा हो रहे हैं, बहुत सारी बीमारियां हैं जो पैदा हो रही हैं। बहरहाल कम से कम दर्जा हरारत जो है वो 18 डिग्री सेंटीग्रेड, ज़्यादा से ज़्यादा 25 डिग्री सेंटीग्रेड दर्जा हरारत रहेगा। रोजाना की बुनियादों पर ठंड बढ़ रही है लेकिन स्मोक कम नहीं हो रही है। आगे बढ़ाते हैं हमारे प्रोग्राम को और चलते हैं हम अपने गेस्ट की तरफ, लेकिन उससे पहले उनका तारुफ आपको करवा देता हूं। आज हम खास तौर पर बात करना चाहेंगे हमारी शहर की एक तकसीम कार कंपनी है फेस्को। फेस्को जो है वो किस हद तक अपने जो फर्ज हैं, जो उनकी ड्यूटीज हैं, उनको निभा रही है। हम सुनते आए हैं कि रिकवरी, एज लॉन्ग एज द रिकवरी इज कंसर्न, फेस्को नंबर 1 रही है, सफ़े अव्वल पर रही है। और सफ़े अव्वल पर रहने का क्या राज है ये भी जानने की कोशिश करेंगे और कौन से ऐसे काम हैं जो कि फेस्को के जिम्मे हैं लेकिन वो कर नहीं पा रही है, रिसोर्सेज की वजह से या फिर किसी और वजूहात की वजह से। तो हमारे साथ मौजूद है हमारे गेस्ट, उनका तारुफ पहले आपको करवा देता हूं, उसके बाद उनसे गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ मौजूद है अवैस अली जो कि हमारे रिपोर्टर हैं। अवैस अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। और इनके साथ साथ हमारे साथ मौजूद है इमरान असलम, हमारे रिपोर्टर हैं। अस्सलाम वालेकुम इमरान, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा वैसे मैं आप ही से शुरुआत करना चाहूंगा क्योंकि आप फेस्को की बीट देख रहे हैं, आप ये तकसीम कार कंपनी के साथ, इनके उहदेदारान के साथ आपका इंटरेक्शन रहता है। तो रिकवरी में तो फेस्को नंबर 1 पे है और लाइन लॉसेस में भी देखा जाए तो बेहतरीन तकसीम कार कंपनियों में इसका शुमार होता है। लेकिन अगर बात करें हम कई जगह पर बिजली की
फराहमी के हवाले से, और कई जगह पर जो अनअनाउंस्ड लोड शेडिंग की जाती है, मेंटेनेंस के नाम पर 7-7, 8-8 घंटे बिजली बंद रखी जाती है। तो कहां पर लूप होल्स कहां पर हैं? बिल्कुल भट्ट साहब, आपने सही कहा कि फेस्को इस बात की दावेदार भी है और है भी कि मुल्क की बिजली की बेहतरीन तकसीम कार कंपनी है रिकवरी की बुनियाद पर। मगर इसके एवज जो फेस्को के कंज्यूमर्स हैं, बिलखसूस फैसलाबाद रीजन भर के, उनके मसाइल को हल करने में फेस्को न सिर्फ सुस्ती का मुजाहरा करता है बल्कि कंज्यूमर्स के मसाइल को नज़रअंदाज करके सिर्फ फेस्को अपनी जो रिकवरी पॉलिसी है उस पर हमें फोकस दिखाई देता है जी। फेस्को ने इंस्टॉलमेंट्स पर पाबंदी भी लगाई अपनी रिकवरियां पूरी करने के लिए। वो तमाम तर पाबंदियां, वो तमाम तर कवानीन कनेक्शन इंस्टॉलमेंट्स के फेस्को कंज्यूमर्स पर लागू करता है। उसमें किसी किस्म की छूट नहीं दी जाती। जैसा कि फैसलाबाद शहर भर में 100 से ज़ायद ऐसी निजी कानूनीज हैं जहां पर बिजली इस वजह से नहीं दी जाती कि फेस्को के जो कानूनी ज़ाब्ते हैं वो कंपनीज पूरी नहीं कर रही है। मगर इसके एवज फेस्को जो है वो ना तो कंज्यूमर्स के मसाइल हल करता है। हम देखते हैं कि एक ट्रांसफार्मर खराबी को दूर करने में घंटों लग जाते हैं और सिंगल कंप्लेंट में फेस्को मुल्क भर की बिजली की तकसीम कार कंपनीज में पीछे है। यानी एक इनफरादी आपकी अगर तौर पर बिजली खराब होती है, मीटर में खराबी आती है, तो फेस्को का लाइन स्टाफ बर वक्त नहीं पहुंच पाता, यहाँ तक कि 2-2 दिन लग जाते हैं। फेस्को को ये सोचना होगा कि सब अच्छा की रिपोर्ट देने की बजाय जो कंज्यूमर्स के मसाइल हैं, और बिलखसूस फैसलाबाद एक सनती शहर है, जो ताजरों के मसाइल हैं उसको फेस्को जो है वो नज़रअंदाज करता है। हम देखते हैं कि जिस दिन वर्कलोड होता है जिन इलाकों में जो इंडस्ट्रियल इलाके हैं उसके साथ 4 घंटा करके 8 बाजार हैं, उसी दिन शटडाउन लिया जाता है और ना सिर्फ चंद घंटे का लिया जाता है। हम देखते हैं कि फेस्को कहता है कि सुबह 9 से 1 तक बिजली बंद रहेगी, तो बिजली जो है वो शाम 3 बजे तक 4 बजे तक बंद रहती है। तो उससे ताजर बरादरी जो पहले ही बहुत मुश्किल का शिकार है, वो लोगों के कारोबार मुतासर होते हैं, तो उससे जो मजदूर तबका है वो भी मुतासर होता है। यानी बात यहाँ तक आ चुकी है कि आप एक शटडाउन ले रहे हैं, कम से कम आप उस इलाके की नौइयत को समझें कि वहाँ पर डोमेस्टिक कंज्यूमर्स आपके ज़्यादा हैं या कि इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स ज़्यादा हैं। ये प्लानिंग आपका मुतल्लिका एसडीओ करे। यहाँ पर होता ये है कि फेस्को अपने नए फीडर्स की तामीर के लिए और जो पुराने फीडर्स हैं उनकी मरम्मत के लिए शटडाउन एसडीओ जो है वो रैंडमली वो बनाकर तमाम तर जो रिक्विजिशन होती है फेस्को हेडक्वार्टर को भेज देता है कि इस दिन जो है वो हमने इसका शटडाउन लेना है। मगर उसमें जो कंज्यूमर्स हैं, बात वहीं आ रही है कि जिनसे आप बिल ले रहे हैं, जिनकी वजह से आप बेहतरीन कंपनी हैं, उनके जो मसाइल हैं वो समझना भी मुतल्लिका एसडीओ का काम है, मुतल्लिका एक्सियन का काम है कि इस इलाके में अगर हमने शटडाउन लेना है तो यहाँ पर डोमेस्टिक कंज्यूमर ज़्यादा हैं या इंडस्ट्रियल। अगर तो इंडस्ट्रियल है तो उनके जो है वो हफ्ते में आप देखें सोमवार मंगल ये एक्टिव दिन है, तो इन दिनों में अगर आप वहाँ पर शटडाउन लेंगे तो लोगों के कारोबार मुतासर होंगे। तो इससे मुतल्लिक जो है वो फेस्को को एक जामिया मनसूबाबंदी तैयार करना होगी ताकि लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करे। अगर शटडाउन तब्दील कराने के लिए लोगों को सिफारिशों की ज़रूरत पड़ेगी तो फेस्को फिर कहाँ है? फेस्को कहाँ है जो अपने कंज्यूमर्स को सहूलियात फ्राहम करे? हम देखते हैं कि दुनिया भर में जो बिलखसूस ताजर तबका है उसको सहूलियात फ्राहम करने के लिए साजगार माहौल फ्राहम किया जाता है, लेकिन यहाँ बदकिस्मती से तमाम अदारे जो हैं वो ताजरों के लिए मसाइल पैदा कर रहे होते हैं, जिनमें मैं समझता हूँ फेस्को जो है वो सरे फहरिस्त है। फेस्को ने अपने उन जो बड़े फेस्को के कंज्यूमर्स हैं, इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स, उनको सहूलियात फ्राहम करने के लिए वजारत पानी व बिजली से इन्होंने क्या डिमांड की है। रिकवरियों के लिए अगर मिनिस्ट्री इनसे डिमांड करती है, ये बिल लेके रिकवरियाँ अपनी पूरी करते हैं, लेकिन यही मायूसी है कि इस वजह से लोग जो हैं वो एक कसीर तादाद में इंडस्ट्री सोलर की तरफ जा रही है। तो ये मैं समझता हूँ कि पावर सेक्टर के साथ साथ फेस्को का इनफरादी तौर पर भी ये एक बहुत बड़ा फेलियर है कि अपने कंज्यूमर्स को सहूलियात फ्राहम करने की बजाय उनके लिए मुश्किलात पैदा की गई और सफारशी कल्चर को प्रमोट किया गया, जिस वजह से लोग सोलर पर जा रहे हैं। लोग नाउमीद हैं कि हमारे जो मसाइल हैं वो हल नहीं होंगे। आप 4 घंटा करके देख लें कि फेस्को ने खुद ऐलान किया, साबिक चेयरमैन बीओडी ने कहा कि यहाँ पर अंडरग्राउंड बिजली सिस्टम जो है वो बिछाया जाएगा और जो फीडर्स हैं वो सेपरेट किए जाएंगे और होने भी चाहिए। लेकिन 4 घंटा अगर आप देखते हैं कि यहाँ पर ना सिर्फ फैसलाबाद बल्कि मुल्क भर से लोगों का जो ताजर तबका है, लोगों का कारोबार इससे वाबस्ता है और ख़रीदो फरोख्त के लिए भी लोग आते हैं। तो अगर 8 बाज़ारों को आप सेपरेट फीडर्स लगाएंगे तो ये बेहतरीन होगा। लोगों को मालूम होगा, एक तो बार बार मेंटेनेंस के नाम पर शटडाउन नहीं होंगे
और बिजली की बला तौतल जो सप्लाई है वो जारी रहेगी, तो बारिश नहीं होगी, बारिश होगी लोगों के ताजरों के जो मसाइल हैं वो हल हो जाएंगे बिजली से मुतल्लिक। लेकिन वो प्रोजेक्ट जैसे ही शुरू किया, हम देखते हैं फेस्को रिकवरियां तो इन ताजरों से कर रहा है, लेकिन अपने मनसूबाजात के पैसे ज़िले इंतजामिया से मांग रहा है। ये बात समझ से बाहर है कि फेस्को कहता है कि यहाँ पर बिजली का जो मनसूबा है उसका जो इन्होंने लगाया, निजी कंपनी ने जो तमाम तर तखमीना लगा के दिया जो फेस्को ने हायर की थी, उसके बाद जो रकम वहाँ पर खर्च होगी नए फीडर्स पर और नए मीटर्स पर, अंडरग्राउंड तारों पर, वो फेस्को ज़िले इंतजामिया को उससे मुतल्लिक लेटर लिख रहा है कि हमें इसका बजट दिया जाए। तो अब तक फेस्को ने जो है वो सालों साल से वहाँ से ताजरों से बिल लिए हैं, उन पर टैक्सेस डाले हैं, तमाम तर बिल वसूल किए हैं। तो ये प्रोजेक्ट मुकम्मल करने के लिए ज़िले इंतजामिया से पैसे क्यों मांगे जा रहे हैं? अगर उनको सेपरेट फीडर भी इन्होंने डाल के देना है तो उसकी रिकवरियां फेस्को करता रहा है। अच्छा, मुझे इमरान ये बताइएगा, जिस तरह अभी अवैस बता रहे हैं कि अगर अंडरग्राउंड हो जाता है तो अवैस का कहना है कि जाहिर बात है कि ताजर से मुस्तफीद होंगे, बारिश होगी तो बार बार लाइन खराब नहीं होंगी, लाइनों में पानी नहीं पड़ेगा, ट्रांसफार्मर के इश्यूज नहीं होंगे। तो अगर ऐसा हो जाता है तो आप देख रहे हैं, आपको लगता है कि फैसलाबाद की तिजारत जो है उसको सपोर्ट मिलेगी? बिल्कुल ऐसा ही है, जैसा कि अवैस भाई बता रहे हैं कि अंडरग्राउंड बिजली का कोई प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं घंटा घर के अतराफ में। उससे सबसे बड़ी बात तो ये होगा, जो फ़ायदा होगा ताजरों को, ये शॉर्ट सर्किट के जो नुकसान होते हैं, हमने देखा कि बहुत दफ़ा यहाँ पे रिपोर्टिंग की है कि जनाब शॉर्ट सर्किट के बायस आग लगी, लाखों मालिद का सामान जलकर खाकस्तर हो गया। इस तरह के वाक़यात जो रिपोर्ट होते हैं, उसके साथ साथ अगर ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो जाता है, जैसा कि आप कचहरी बाजार चल जाएं, बुवाना बाजार चल जाएं, जंग बाजार चल जाएं, बेहंगम जो लटकती तारे हैं, मीटर्स हैं, तो डेफिनेटली जब बारिश होती है वो शॉर्ट सर्किट फेस्को का इसमें कोई इतना किरदार नहीं, क्योंकि हर ताजर ने अपने तरीके से वहाँ से बिजली की तारों की डायरेक्शन ली हुई है। और दो बड़े जो प्रोजेक्ट मैं समझता हूँ ताजरों के लिए होने चाहिए, एक जैसा एक बिजली का मनसूबा जो अंडरग्राउंड वायरिंग का कर रहे हैं, सेकंड ये कि यहाँ जो कसीर मंजिला पार्किंग जो मनसूबा था पार्किंग प्लाजा का, वो अभी तक पाया तकमील नहीं पहुंचा। उसकी जो एक स्टोन जिसे कहते हैं कि बेसिक रखी गई है, उसके बाद पता नहीं क्या हुआ कि अभी तक वो कसीर मंजिला बन नहीं सका। अच्छा, आपने पार्किंग प्लाजा की बात की है, यहाँ पर मेरे पास ऐसे ताजर भी मौजूद हैं ऑन बोर्ड जी, जो इस चीज की गारंटी देते हैं कि अगर हुकूमत हमारे इस पार्किंग प्रोजेक्ट जो पार्किंग प्लाजा के प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना चाहती है, जिसमें फंड की कमी है, तो हम फंड देने के लिए तैयार। ऐसा ही है। तो उसके बावजूद फिर क्यों? बिल्कुल ऐसा ही है। ये दो प्रोजेक्ट बनाए गए थे, इसमें एक जो डिस्कस हुआ था कि तमाम तर फंडिंग गवर्नमेंट ऑफ पंजाब करेगी, तो गवर्नमेंट ने कहा कि हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम कसीर मंजिला पार्किंग प्लाजा पे लगा सकें। दूसरा जो प्रपोजल तैयार किया गया था उसमें यह था कि 50% गवर्नमेंट देगी, 50% पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, जिसमें ताजर आ जाते हैं और दीगर जो भी है। उस मनसूबा पे ज़ेरे गौर लाया गया कि जी बिल्कुल ऐसा ही है, और कुछ पीपी मोड के जरिए पार्किंग प्लाजा को बनाया जाएगा। स्कीम को प्रूव भी किया गया। अभी ये सीन है कि स्कीम के हवाले से ना तो अभी फंडिंग की गई, वो बेसिक्स जो है वही बुनियाद रखी गई है, उसके बाद इस मनसूबे को ठप कर दिया गया है। और ताजरों के जो पार्किंग के मसाइल हैं, इसके साथ साथ देखें ये जो तजावजात है ये बड़ा मसला है। हर बाजार में चले जाएं कि जो बाइक्स हैं वो खड़ी होती हैं, आए रोज़ हादसात भी होते हैं, आए रोज़ इंसिडेंट भी होते हैं कि जनाब एक बंदा वहाँ पे मोबाइल लेने आया या कुछ कपड़े वगैरह लेने आया, तो ट्रैफिक वार्डन्स या म्यूनसिपल कमेटी वाले उसका सामान उठा के ले जाते हैं, ठीक है, उसमें बड़े क्लैशेस हो जाते हैं। सेकंड ये कि जो बिजली के जैसा कि मनसूबा के अंडरग्राउंड अगर वायरिंग हो जाती है, इससे जो जानी और माली नुकसान है दोनों जो है बड़ा बचत हो सकी। मैं समझता हूँ वक्त की बचत होगी, और ये मतलब मैं समझता हूँ कि लॉस जो है ये इसी वजह से इलेक्ट्रिसिटी, आपको पता कि एक से दूसरे दुकानों को लपेट में ले लेती है आग, तो इस आग पर काबू पाने के हवाले से माजी में इतने वाकयात ऐसे बिल्कुल ऐसा ही है। जैसा कि मतलब रिसेंटली हम भी मतलब गए थे कारखाना बाजार में जहाँ पर आग लगी थी, तो रेस्क्यू वाले कहते हैं ये जो आग है मतलब इसकी शिद्दत इतनी है कि एक से दूसरी दुकान को लपेटने में सेकंड लगते हैं। मेरे ख्याल में ये अवैध इस तरह के रिपीटेडली वाकयात हुए हैं माजी में। एक कारखाना बाजार में हुआ था, सूतर मंडी में हुआ था, फिर एक वो आइसक्रीम शॉप थी जो घंटा घर के एतराफ में, वहाँ पे भी ये वाकया हो चुका है। तो हमें मुझे लगता है कि अगर ऐसा हो जाता है और अंडरग्राउंड वायरिंग हो जाती है तो लोगों का वक्त भी बचेगा, क्योंकि वहाँ पर जगह जगह जो ट्रांसफार्मर्स की और मरम्मत और ये वो, और फिर तारों का इतना ज़्यादा फैलाव है, और फिर दुकानें जो हैं वो हर गुजरते साल के साथ बढ़ती जा रही हैं, तजारत जो है वसी होती चली जा रही है, जगह हमारे पास बड़ी लिमिटेड सी है। क्या कहेंगे? बिल्कुल बाट साहब, तजारत जो है वो वसी होती जा रही है, और इसके साथ साथ जैसे ही जो कंज्यूमर्स हैं उनकी तादाद बढ़ती है तो मीटर्स जो हैं वो लगाए जाते हैं लंबी लंबी तारें डालकर, तो तारों के जो झुरमट हैं, बेहंगम तारें हैं, उनके मसाइल हल हो जाएंगे। जैसे जब तक ये तारों के झुरमट और बेहंगम तारें ख़त्म नहीं होंगी
तब तक जो शॉर्ट सर्किट के वाकयात हैं वो खत्म नहीं होंगे। ठीक है, शॉर्ट सर्किट के वाकयात जो है वो खत्म नहीं होंगे जब तक इन तारों को जो है वो समेटा। छोटे छोटे बाजार बहुत सारे हैं और वो गलियों के अंदर हैं, उनके अंदर तारों का ऐसा जाल बिछा हुआ है जिसको कंट्रोल करना, जिसको काबू करना बहुत जरूरी है। गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन एक छोटा सा वक्फा, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। सिटी 10 में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ इमरान असलम मौजूद हैं, उनके साथ अवैस अली मौजूद हैं। हम गुफ्तगू कर रहे हैं फेस्को के नए प्रोजेक्ट के हवाले से, जो कि बिजली की तारों को अंडरग्राउंड किया जाएगा, वक्त की बचत होगी, रास्ते क्लियर हो जाएंगे, मौसम खराब हो या सही हो, जिस तरह भी हो, धूप हो, छांव हो, गर्मी हो, बारिशें हो, बिजली की बिला तातुल फरामी जो है उसको यकीनी बनाया जा सकेगा। इस पर मैं थोड़ी सी गुफ्तगू और करना चाहूँगा। वैसे इस वक्त ये प्रोजेक्ट जो है कब स्टार्ट हो रहा है, क्या उम्मीद है ताजरों को, क्योंकि जो ताजर देख रहे हैं वो भी सुनना चाह रहे हैं कुछ खुशखबरी के, हमें कब कुछ ऐसी खुशखबरी मिले कि 8 बाजारों की हालत भी दुरुस्त हो। और 8 बाजारों की हालत दुरुस्त करने के वाले से बात करें तो सबसे पहला सवाल जो है वो बिजली का ही आता है। बिल्कुल, सबसे पहला सवाल भाट साहब बिजली का आता है। 2 साल कबल इस मंसूबे का आगाज हुआ था और फेस्को की जानिब से बड़े बड़े दावे किए गए थे कि ये मंसूबा जल्द इसको जो है वो पाया तकमील तक पहुंचा दिया जाएगा। मगर सूरत हाल यहाँ तक पहुंच चुकी है कि इसका तखमीना तो निजी फर्म ने लगा दिया है और उसको 6 माह गुजर चुके हैं, मगर इस पर जो फर्दर बजट का मामला है वो इस वक्त मुकम्मल लटक चुका है। फेस्को लेटर लिखता है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को कि उन्होंने जो है वो इसकी अदायगियाँ करनी है, ज़िले इंतज़ामिया ने इसकी अदायगियाँ करनी हैं, तो मंसूबा पर आगे काम शुरू जो है वो हो सकेगा। मगर ताहाल जो है वो ज़िले इंतज़ामिया ने फेस्को को रकम की अदायगी नहीं की है, तो मामला मुकम्मल तौर पर लटक चुका है और एक दूसरे को ज़िम्मेदार करार दिया जाता है। तो हम यही कह सकते हैं कि मंसूबों का आगाज़ तो कर दिया जाता है, मगर जो मंसूबे हैं वो मुकम्मल होने को सालों साल लग जाते हैं। जब ये मंसूबा स्टार्ट कर रहे होते हैं तभी तो पता होता है ना कि फंड हमने यहाँ से लेने हैं, या बिना सोचे समझे मंसूबा स्टार्ट कर तो कोई नहीं फंड देखा जाएगा आगे चल के कब लेने हैं, कैसे लेने हैं, कहाँ से लेने हैं। देखिए भाट साहब, साबिक चेयरमैन बीओडी फेस्को मलिक तहसीन अवान जो है उनका ताल्लुक नून लीग से था, तो बहुत से मंसूबे मैं समझता हूँ कि सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए और वक्त की नज़ाकत से हमारे मुल्क में शुरू कर दिए जाते हैं कि लोग समझें कि हमारे मसाइल हल हो रहे हैं, और बदकिस्मती से जैसे ही उनके ओहदे जो हैं वो चले जाते हैं तो जो मुतल्लिका डिपार्टमेंट्स होते हैं, सरकारी अदारे होते हैं, तो वो उनके जो मंसूबे हैं उनके साथ ही उनको रवाना कर देते हैं, उन पर काम नहीं करते। ऐसी ही मिसाल मैं घंटाघर की लेता हूं, हालांकि आप समझते हैं कि कितना अहम मंसूबा है ये। 2 साल कबल इसका बाकायदा तौर पर ऐलान हुआ और फेस्को ने इसका आगाज भी कर दिया। देखें, 1.5 करोड़ रुपया निजी फर्म को दिया गया है सिर्फ वहां पर ये बात डिसाइड करने के लिए कि कितनी रकम होगी और किस तरह से फीडर्स खींचे जाएंगे। मुकम्मल प्लानिंग करके जो है वो उस निजी फर्म ने फेस्को को दे दी है, लेकिन आगे जो उस पर प्रैक्टिकल वर्किंग है वो यहां तक अभी तक स्टार्ट नहीं हो सकी। फीडर्स का काम है, वहां पर फीडर्स नए बनने हैं और उसके साथ अंडरग्राउंड वायरिंग होनी है। ये तमाम तर जो मामलात थे, जो तराजुरों का दरीना मुतालबा है, वो अभी तक उस पर जो काम है वो नहीं शुरू हो सका। तो इसकी यही है कि इस पर फेस्को को चाहिए कि वो खुद जो है वो इस मंसूबे को ज़िले इंतज़ामिया को मज़ीद लेटर लिखे। सीईओ फेस्को जो हैं वो इस जो मंसूबा है इसको मुकम्मल करने के हवाले से अपना एक किरदार अदा करें। जैसा कि आप जानते हैं कि कोहिनूर की इलेक्ट्रिफिकेशन का जो मामला था, ये क्रेडिट तो मौजूदा सीईओ फेस्को अमर पुन्नू को जाता है कि कोहिनूर की जो इलेक्ट्रिफिकेशन है उसका वहाँ पर जो ताजर थे उनका दरीना मुतालबा था और तकरीबन साल 2005 से वो मामला लटका हुआ था, और अब जाके जो है वो सीईओ फेस्को अमर पुन्नू ने जो अदालत में इनके खिलाफ जो रिट दायर की हुई थी वो उन्होंने अदालती मामला सारे वापस ले लिए हैं कि हम कोहिनूर को जो है वो नेपरा कवानीन बड़े अरसे बाद हल हुआ है, बहुत अरसे बाद हुआ है और लोगों का बहुत मुतालबा था। अब वो बिजली के बिलों में उनसे जो है वो इलेक्ट्रिफिकेशन बड़ी प्राइम लोकेशन थी और ताजर बड़े परेशान थे। वही जैसा कि सियासत सबसे बड़ा आलमी ये है कि एक गवर्नमेंट जाती है तो अगर दूसरी गवर्नमेंट आती है तो उसका जो मंसूबे शुरू किए गए हैं वो सियासत की नजर हो जाते हैं, वो ठप कर दिए जाते हैं। लेकिन वो जाते हुए कह जाते हैं कि हमने ये मंसूबा स्टार्ट किया है, अब अगली आने वाली जो हमारी डेलीगेशन है, जो अगला आने वाला वक्त है, उसकी ये जिम्मेदारी है कि वो इस प्रोजेक्ट को जो पूरा वो फिर पता नहीं मतलब बेज़ाब्तियाँ निकाल देते हैं कि इस प्रोजेक्ट में इसके सियासी मकासद थे, अपनों को नवाजने के लिए मनपसंद अफराद को ठेके दिए गए, इस तरह के इशूज़ को क्रिएट करते हुए वो जो प्रोजेक्ट है उसको मतनाज़ा कर देते हैं जो नहीं होना चाहिए। आप ऐसे 20वें प्रोजेक्ट देख लें फैसलाबाद में, मतलब
जो रिंग रोड था या दीगर जितने भी लगा लें, इसके साथ जब नई गवर्नमेंट आती है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जब आई है, वो कह रहे हैं ना पिछले दौर में ये हुआ, ये सड़क में इतने फंड्स थे, इतने खर्च किए गए, इतनी बेज़ातियाँ हुई, तो लिहाजा हम इसको शफाफियत के साथ फंड्स को कंट्रोल करने हैं, कफायत शारी की तरफ जा रहे हैं। इवन दैट कि कोई कफायत शारी नहीं। जो वाइट कलर क्राइम है ना शराज भट्ट साहब, ये बहुत खतरनाक है एज कम्पेयर टू कि अगर आप करते हैं कोई गिव एंड टेक, तो ये जो वाइट कलर क्राइम है ये सबसे ज़्यादा खतरनाक है, जिसने कौमी खजाने को लाखों नहीं करोड़ों अरबों रुपए का नुकसान फैसलाबाद से पहुंचाया गया। अच्छा, आप मुझे बताएं कि आपने कहा जी पार्किंग प्लाजा जो है मुकम्मल नहीं हो पा रहा है, उसकी तामीर अभी भी जो है वो ताखीर का शिकार है। ऐसा ही है। उसकी आड़ में बहुत सारी गैर कानूनी पार्किंग भी जो है वो खुलना, बिल्कुल ऐसा। 4 मोटरसाइकिलें एक जगह पे खड़ी होती हैं, अगले दिन वहां पे स्टैंड बना होता है। ऐसा ही है। ये कैसे? अच्छा, ये भी बड़ा हमने जब मतलब जाहिर है हमारी बात होती रहती है डेवलपमेंट ऑफिस से, तो उन्होंने कहा कि ताजरों का कोई ऐसा वफद है ये जो चाह रहा है कि जनाब ये पार्किंग प्लाजा ना बने। तो मैंने कहा उसके पीछे क्या रीज़न हो सकती है? उन्होंने कहा इनके पीछे इनके मकासद हैं, इनके गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड्स हैं, इनकी मंथली हैं, और ये जो तमाम पूरा एक माफिया मिला हुआ है, जिसमें मैं समझता हूं कि एमडी पार्किंग ने इनको जो लिस्टें दी हुई हैं उनमें से कोई भी प्रूव नहीं है। एक आधी प्रूव होगी, उसके बाद हर बाजार में हर दुकानदार ने अपनी एक पार्किंग कर ली है, अपना रेट है और ओवर चार्जिंग है। अभी ऑडिट डिपार्टमेंट ने जो किया है इंकशाफात बहुत ज्यादा फैसलाबाद से, कि फैसलाबाद में इतने गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड्स काम है, हॉस्पिटल्स में, सरकारी दफातर में, आप बाजार में सुबह निकले, यकीन करें अवैस, सुबह आप निकलते हैं, आप एक जगह पे गए, वहां पे आपने 40 रुपए पार्किंग के दिए, उसके बाद पर्ची कटाई, आप दूसरी जगह गए, वहां पे फिर 40 रुपए दिए, शाम को आप घर लौटे, पार्किंग की मद में आपने 1000 रुपए दे दिया होता है। उसका कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है सर। वो इनका ये जो रिवील हुआ है, जिसमें इन्होंने अपने खुद साख्ता प्रिंटेड जो है ना पर्चियां बनाई हुई हैं, इसमें एमडी पार्किंग की, और उस पर ताज्जुब की बात है, जरा नाज़रीन ये गौर कीजिएगा, उसके ऊपर लिखा हुआ है कि आपकी गाड़ी अगर गुम होने की सूरत में तो जिम्मेदार नहीं, हम जिम्मेदार नहीं। भाई हु इज द रिस्पॉन्सिबल? आप लोगों को हम पैसे दे रहे हैं सिक्योरिटी के 1 घंटे के 2 घंटे के, बड़ा अच्छा हुआ रेलवे स्टेशन में पार्किंग फ्री कर दी, वरना वहां भी ये सीन था। ये मतलब सारा नाइट में फिर आपके डबल चार्ज होने थे। पार्किंग का जो मसला है वो बहुत ज्यादा मसला है। उसके अकॉर्डिंगली ये जो ओवर चार्जिंग है ना, ओवर पार्किंग, उस पर बढ़ा है कि जनाब 20। मुझे ये भी बताइएगा कि अगर हम 8 बाजारों के हवाले से बात करें या पूरे शहर के हवाले से बात करें, कुछ अहम शाहराहें हैं जहां पर मुरम्मत की नहीं, रोड बनने की जरूरत है, लेकिन इंतजामिया क्या करती है, वहां पर पैचेस बनवा देती है, और उसके बाद हम देखते हैं कि बारिशें होती हैं, मानसून में वो पैचेस फिर टूट जाते हैं, हम फिर उसको बनवा देते हैं, वो फिर टूटते हैं, फिर हम बनवा देते हैं। हम ये जिम्मेदारी समझते नहीं है कि वहां पर रोड्स जो हैं वो बनने की जरूरत है। रोड्स असर नौ की तामीर होनी चाहिए। खासतौर पर मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, जड़ा वाला रोड। जड़ा वाला रोड जो आपका जा रहा है मकवाने की तरफ, सारा टूटा हुआ है। ऐसा ही है, सारा टूटा। वहां से ट्रैफिक एक रोड से यानी दूसरे वाले रोड से दोनों आ भी रही होती है और जा भी रही है। वो बड़ा डेंजरस है, और मैं समझता हूँ कि उसके लिए तकरीबन 70 करोड़ के फंड्स इन्होंने मंजूर किए हैं। कुछ एलोकेशन वो कुछ रिलीज भी हुई है, लेकिन सरकारी कॉन्ट्रैक्टर्स की जानब से सबसे बड़ा ना ये बड़ा एक मिली भगत ये होती है कि वो प्राइस वेरिएशन के नाम पे काम रोक देते हैं कि हम पुराने रेट्स पे काम नहीं करेंगे, बिकॉज पेट्रोल की प्राइस बढ़ी है, कॉस्ट कंस्ट्रक्शन मटीरियल की प्राइस बढ़ी है, तो हम लॉस में हैं। उसमें ऑटोमेटिकली जो नुकसान है वो आम पब्लिक का होता है। जैसा आप बात कर रहे हैं कि 1 वे सड़क को 2 तरफा के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, आए रोज वहाँ पे हादसा जन्म हो रहे हैं, बाइक्स वाले को जनाब वो जो ट्रक वाले हैं वो कुचल देते हैं, तो हु इज रिस्पॉन्सिबल? तो मैं समझता हूँ इसमें महकमा CNW, इसके साथ साथ गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी और ट्रैफिक पुलिस को अपना किरदार अदा करना चाहिए। सारे इदारे, हाँ, ये बैरियर्स लगाएं अपने, क्या रूट्स इस्तेमाल किए जाएंगे क्या नहीं। जैसे कि अभी जे रोड पे इन्होंने एक लगा दिया है कि बाइक्स वाले इस तरफ से गुजरें, मतलब ठीक है, आप लोगों ने एक अच्छा इनिशिएटिव लिया है, लेकिन उसके अकॉर्डिंगली आप कम से कम तमाम बड़ी शाहराएं, ये तो एक जेर रोड है, चले इंटरसिटी की जो होती है, जो दीगर जो बड़ी शाहराएं हैं वहां पे बड़ी जरूरत है। जैसे फैसलाबाद बाईपास है, जड़ा वाले रोड है, इसी तरह मकवाना वाली साइड पे रोड है, वहां पे तो सर ये है कि इनकी जानिब से कहा गया स्ट्रीट लाइट्स चोरी हो गई हैं। गवर्नमेंट पंजाब की जो नुकसान हुआ है कि वहां पे कोई वो चेक एंड बैलेंस नहीं है। अभी इन्होंने ये बाईपास के तरफ में सेफ सिटी वालों ने कैमरे लगाए हैं कि कम से कम जो ओवरलोडिंग है उसको मॉनिटर कर सकें, वो भी एज सच कोई, क्योंकि इनके फंड का मसला है, सेफ सिटी अभी प्रॉपर फाल नहीं हो सकी, जिस वजह से ये मनसूबा भी ताखीर का शिकार है। ऐसे PCO मनसूबे जो फैसलाबाद की इंटरेस्ट को डेवलप के लिए हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ पोलिटिकल स्टंट वो रोक दिए गए हैं। क्यों? क्योंकि जनाब वो उस लास्ट गवर्नमेंट में था, तो हम इसको थोड़ा सा रिवाइज कर रहे हैं, बेहतर है। तख्तियों का मसला है और सिर्फ इनागुरेशन का मसला और कोई मसला नहीं है। उसकी तख्ती लग गई, उसके हाथों इफ्ताह हो गया, तो ये क्रेडिट वो पॉइंट स्कोरिंग वाले साहब है, ताकि आने वाली जो नस्ल है वो याद रखे कि मैंने बनवाया था। अच्छा अवैस, मेरे ख्याल में सबसे मुश्किल काम होता है फंड्स एलोकेट करना। अगर आपके फंड्स एलोकेट होते हैं तो मेरे ख्याल दिस इज द लास्ट थिंग कि जिसकी अप्रूवल आपको जरूरत है, उसके बाद तो काम शुरू होना होता है। अगर जिस तरह इमरान बता रहे हैं उस रोड के लिए, जड़ा रोड के लिए अगर 70 करोड़ रुपए के फंड जो हैं वो एलोकेट कर दिए गए हैं,
तो फिर उसके बावजूद काम शुरू ना होना, तो ये तो बहुत बड़ी नाअहली मैं समझूंगा। बिल्कुल भट्ट साहब, ये बहुत बड़ी नाअहली है। और जड़ावाला रोड तो एक अरसा दराज से हम देख रहे हैं कि टूट फूट का शिकार है। वो रोड की तमीर का काम जो है अब वो नहीं हो पा रहा है। दूसरा, इमरान जो है महकमा बिल्डिंग की बीट करते हैं, ये भी एक अहम चीज़ है कि हम देखते हैं कि हमारे यहाँ पहले नया रोड बना दिया जाता है, उसके बाद उस रोड की खुदाई करके सीवरेज पाइपलाइन उसमें डालना शुरू कर दी जाती है। तो ये समझ से बालातर है कि ये कुछ क्या इनकी कोई इस पे मतलब कोई मनसूबाबंदी नहीं होती, या कि ठेकेदारों को नवाजना मकसूद होता है कि आप एक रोड बना देते हैं, उसके बाद गैस पाइपलाइन, सीवरेज पाइपलाइन वो उखाड़ देते हैं, फिर लोग जो है वो रोड पे रश हो जाता है, तो उसके अलावा जो रास्ते हैं वो लोग इख्तियार करते हैं। इतनी डिस्टर्बनेस होती है, इससे मुतल्लिक जो मुतलका महकमे हैं वो क्या मैपिंग नहीं करते या मंसूबों का आगाज जो है वो ये सोच समझ कर नहीं करते कि यहाँ पर सीवरेज पाइपलाइन हमें 1 साल बाद या 2 साल बाद इसकी जरूरत होगी। अब देखें कि दुनिया कहां पर व्हाट्सएप जा चुकी है, लोग कितनी जिद्दत आ चुकी है। हमारा वही अंदाज है जो आज से 20 साल 30 साल पहले कंस्ट्रक्शन का बिलखसूस रोड्स की तमीरात के हवाले से फरसुदा निज़ाम कि हम देखते हैं कि रोड्स की तमीर का मंसूबा है तो वो लोगों के लिए वबाले जान बन जाता है, सालों साल उसकी तमीर नहीं होती। उसके बाद अगर वो तामीर हो जाता है तो चंद माह बाद उसकी जो अखाड़ कर उसको सीवरेज पाइपलाइन उसमें डालना शुरू कर दी जाती है। ये बहुत ही जो है इसकी जो बड़ी वजह है वो ये है कि अदारों के दरमियान जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है वो नहीं है। बट साहब, जैसा कि सत्याना रोड पे एक स्कीम है 44 करोड़ की, सत्याना रोड फिश फार्म था मलखा वाला, ठीक है, वो स्कीम है। सही। अच्छा, वो स्कीम चल रही होती है कि वासा वाले आते हैं और वो सीवरेज लाइन डाल देते हैं, मतलब लूप में नहीं लिया, एनओसी नहीं लिया। एक अदारा जब दूसरे अदारे की प्रीमिसेस में कुछ करता है वो एनओसी लेता है, मस्ट रिक्वायर्ड होता है। तो उन्होंने कहा कि सेक्रेटरी सीएनडब्ल्यू को कहा जनाब इनकी जानब से एनओसी नहीं लिया गया। अब ये सरगोदा रोड देख लें, हमारे ऑफिस के कम में किसने लूटा हुआ, एनओसी नहीं लिया गया। मतलब अदारों को उस वक्त याद आता है कि पीडीसीएल वालों को भी तब याद आ गया कि जब सड़क बन रही है तो उन्होंने जनाब खुदाई शुरू कर दी, हमने तारें डालनी है। वासा वालों को याद आ गया कि हमने सीवरेज की लाइन डालनी है, जस्ट बिकॉज ऑफ इनके दरमियान म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं, जिससे जनाब करोड़ों रुपए का नुकसान इस फिर, और वो ये डॉक्यूमेंट्स के साथ कह रहे हैं कि करोड़ों का नुकसान तो इमरान अवाम का और अवाम का पैसा भी अवैध अवाम का है, टैक्सेस की मद में जमा हुआ है। आपको एहसास तब होगा जब पैसा आपका अपना लगेगा। दूसरा बट सभी इमरान अभी कह रहे हैं कि वो उन्होंने नोटिस दूसरे अदारे ने उसको डाल, तो मैं समझता हूं कि हमारे जो अदारे हैं वो अपने काम पर फोकस करने की बजाय इख्तियारात पर करते हैं। ऐसा ही है कि हमारे जो इख्तियारात हैं किस तरह से उनको इस्तेमाल करना है। यानी अब फेस्को कह रहा है कि वासा ने हमारा बिल नहीं दिया, तो वासा ने अभी तक फेस्को के 80 करोड़ रुपए की जो अदायगियां हैं वो नहीं की है। तो वासा बिल देने की बजाय जो है वो फेस्को को नोटिस भेज रहा है कि आपने जो है हमारा बिल नहीं दिया। तो वासा का बिल तो बहुत कम है, वो तो कहते हैं कि ऊंट के मुंह में जीरे के मतरादफ है। उनका 80 करोड़ पे बिल है फेस्को का, वासा को तो मेरे ख्याल से 1 करोड़ पे भी नहीं होगा पूरे शहर में। तो वो एक दूसरे को जो है वो अदारे ताउन करने की बजाय एक दूसरे को तंग करके उसका खमियाजा शहरी भुगतते हैं। बिल्कुल, इदारों की आपस में जो रिफ्ट होती है, जो राइवलरी होती है, उसका खमियाजा जो है आवाम भुगत रही होती है, हम और आप भुगत रहे होते हैं। और उसकी शक्ल आपने देखी है भी अवैध, जिस तरह बता रहे थे इमरान बता रहे थे। गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, एक छोटा सा वक्फा, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जी, सिटी एट 10 में एक मरतबा फिर आपका होस्ट शराज बट खुशामदीद कहता है। हमारे साथ अवैस मौजूद हैं और उनके साथ इमरान मौजूद हैं। हम गुफ्तगू कर रहे हैं शहर की हालत को किस तरह से दुरुस्त किया जा सकता है एज लॉन्ग एज द कंस्ट्रक्शन ऑफ द रोड्स आर कंसर्न, जहां तक बिजली की फराहमी का ताल्लुक है, जहां तक लोगों को आसानियां देने का ताल्लुक है, जहां तक इदारों का आपस में बाउंड होना कितना जरूरी है। ये भी अवैस आप बात कर रहे थे ब्रेक पे जाने से पहले कि इदारों की आपस में जो कनेक्शन है, उनका लाइजन है, वो मजबूत नहीं है। वासा का फेस्को के साथ, फेस्को का एफडब्ल्यूएमसी के साथ, और इसी तरह से आपस में इदारे जब मजबूत नहीं होंगे तो आवाम उसका खमियाजा भुगतेगी। क्योंकि आपस में जब आप एक दूसरे के साथ किड़ रखेंगे या कोई ना कोई ग्रजेस रखेंगे, ग्रजिंगली काम करेंगे, तो फिर वही हाल होगा कि रोड तामीर हो जाती है, उसके बाद 1 महीने बाद उसको दोबारा से उखाड़ दिया जाता है। तो ये लाइजन होना कितना जरूरी है? बिल्कुल भट्ट साहब, ये एक लम्हा फिक्रिया है कि फैसलाबाद शहर के जो सरकारी अदारे हैं उनका आपस में जब तसादम होता है तो उसके नतीजे में लोगों को जो है वो उसका नुकसान भुगतना पड़ता है। अब वासा ने जो 80 करोड़ रुपए से जायद की अदायगियाँ फेस्को को नहीं की हैं, तो इसका जो है वो खमियाजा अब जो डोमेस्टिक कंज्यूमर्स हैं वो भुगत रहे हैं। क्योंकि जब इतने बड़े लेवल पर आपको बिजली के बिलों की अदम अदायगियों का सामना होगा तो जो छोटे कंज्यूमर्स हैं, डोमेस्टिक कंज्यूमर्स हैं, जिनका बिल 5,000 से 10,000 है,
तो ऐसे कंज्यूमर्स को जो इंस्टॉलमेंट की सहूलत है वो भी नहीं दी जाएगी ताकि अपने रिकवरी टारगेट पूरे किए जा सकें। सही। अब फेस्को दोहरा म्यार इख्तियार कर रहा है, वासा को तो इंस्टॉलमेंट्स की सहूलत दे रहा है जिनका बिल 80 करोड़ पे है, जबकि डोमेस्टिक, कमर्शियल और इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स जो हैं उनको जो है वो बिजली के बिलों की इंस्टॉलमेंट्स की सहूलत नहीं दी जा रही। तो इसी तरह से अब वासा को चाहिए कि वो फेस्को के बिजली के बिल अदा करें। फेस्को लेटर लिखता है तो वासा जो है वो लेटर को मानता ही नहीं है। इसी तरह पिछले दिनों में रेलवे और कारपोरेशन का तनाज़ा शुरू हो गया था। रेलवे कहता था कि राजबा रोड पर जो अराजी है वो हमारी है, कारपोरेशन कहता था कि नहीं ये ज़िले इंतज़ामिया के अंडर आती है, कोई यहाँ पर जो पार्किंग स्टैंड है उसका ठेका हम देंगे। तो बात यहाँ तक पहुँच चुकी थी कि उस वक्त जो CEO कारपोरेशन थे उनकी जानिब से जो है वो अदालत से भी रुजू किया गया और ये कहा गया कि रेलवे ने अब तक जो है वो 2.5 करोड़ रुपये से ज़ायद की रकम हमारी नहीं दी। मेरे समझ में नहीं ये आया, हमने 7 साल से मैं रेलवे की बीट कर रहा हूँ, रेलवे किस तरह से कारपोरेशन का जो है वो डिफाल्टर हो सकता है। रेलवे की अपनी अराजी है और रेलवे का वो पार्किंग स्टैंड होता है वो बिल्कुल रेलवे की ही अराजी है। उसमें उन्होंने कोई ना कोई मौकफ तो इख्तियार किया होगा कि इस मद में नहीं दिए। उन्होंने ये मौकफ इख्तियार किया कि जो रेलवे की अराजी है उसका जो पार्किंग स्टैंड है वो ज़िले इंतज़ामिया का होता है। तो इस तरह के यानी बात ये नहीं, हम ये नहीं कहते कि वो रेलवे की है या कारपोरेशन की, हम ये कहते हैं कि अदारों का आप देखें कि आपस में तसादम किस तरह से होता है और ये अदारे जो हैं वो एक दूसरे को रिलीफ पहुंचाने की बजाय, एक दूसरे की मदद करने की बजाय, ताकि जो रेलवे के मुसाफिर हैं या फैसलाबाद के शहरी हैं कारपोरेशन के वजह से उनको मुश्किलात ना हो। अब देखिए समनाबाद फाटक उन दिनों 1 हफ्ता बंद रहा था दोनों सरकारी अदारों के तसादम की वजह से। वो कहते थे इन्होंने हमारे पैसे देने हैं, ये कहते थे उन्होंने हमारे पैसे देने हैं। नुकसान तो अवाम का था, नुकसान जो है वो उससे अवाम का हुआ था। तो इस तरह से जो फैसलाबाद के जो अदारे हैं उनको चाहिए कि लोगों को सहूलत फराहम करने की, ये किस लिए बैठे हैं, तमाम तर जो अफसरान हैं, जो स्टाफ है वो शहरियों को सहूलियात देने के लिए बैठे हैं, इनके टैक्सेस दिए जाते हैं या फेस्को अपनी रिकवरियां पूरी करता है। तो इस चीज़ पर फोकस करने की बजाय सियासतदानों के काम होते हैं। आप देखते हैं कि शहर में सिफारिश का जो कल्चर है वो होता है, उसके साथ साथ जो लोगों के काम है वो फंस जाते हैं, लोगों के काम नहीं होते, उनको सहूलियात फराहम करने की बजाय लोगों के लिए रुकावटें पैदा की जाती हैं। मुझे लगता है हमारे तरक्की ना करने की सबसे बड़ी वजह भी है। अगर पॉलिटिकल पार्टीज के हवाले से बात की जाए तो एक बड़ी सतह के ऊपर ऑन द लार्जर पिक्चर पॉलिटिकल पार्टीज की भी आपस में ये रिफ्ट है और जो आपस में राइवलरी है जिसका खुमियाजा वहां भुगत। बिल्कुल ऐसा ही है और उसी तरीके से सरकारी इदारे हैं। बिल्कुल ऐसे, जब आप मनपसंद अफसरान को आगे लेके आएंगे जिनके हमारे टैक्सेस से जिनके TAD होते हैं, अलाउंस होते हैं, रेंट के हाउसेज होते हैं, लग्जरी गाड़ियां होती हैं, कभी वो आए फील्ड में निकलें, कितने प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स है जो अभी फील्ड में हैं, वेजिटेबल्स चेक कर रहे हैं, कोई भी नहीं, एक भी नहीं। और कितने जो तमाम अदारों के अफसरान हैं जो अभी ऑफिस में मौजूद है, किसी भी चले जाएं आप ऑफिस में हमारे साथ आ जाएं, कोई नहीं मालूम है। ये वीकेंड, ये पिकनिक मना रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ इनकी जो भर्ती है ये सिफारशी भर्ती है। एक जो गवर्नमेंट आती है वो अपना पसंदीदा सेक्रेटरी लगाती है, चीफ लगाती है और इसी तरह दीगर अफसरान को लगाती है। दूसरी गवर्नमेंट आती है उसको OSD करके अपना पसंद का ले आते हैं। अदारों को जब आप पोलिटिसाइज के तौर पे इस्तेमाल करेंगे तो ऑटोमेटिकली अदारे खुद मुख्तार और इंडिपेंडेंट नहीं होंगे। उसमें एक तो अदारे को आप डैमेज कर रहे हैं, सेकंडली ये कि आम आदमी का बड़ा नुकसान हो रहा है। सही। किसी भी अदारे में चले जाएं, जब वो कह रहे हैं कि जनाब ये तो उस प्रोजेक्ट का हिस्सा था, इस टेन्योर में हुआ है, तो आप ऐसा करें इसको कोर्ट में ले जाएं। एंड पे जो साइल है वो कोर्ट के दरवाजे पे जाता है जस्ट बिकॉज ऑफ कि इनकी जानब से ये एक स्टंट इस्तेमाल किया जाता है हर अदारों की जानब से। तो मैं समझता हूँ जब फिर कोर्ट में जाते हैं, फिर कोर्ट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगती है, इनको इनकी पूछताछ होती है, सारा कुछ होता है। तो कम से कम इनको ये चाहिए कि अपने जो दायरा इख्तियार में विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन इनको ये तमाम जो मसाइल है वो हल करने चाहिए और कोई भी पॉइंट स्कोरिंग, कोई भी पोलिटिसाइज नहीं करनी चाहिए। अदारों को म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ अपना जो इनकी जुडिक्शन में शामिल है वो करना चाहिए, इंस्टेड ऑफ कि आप किसी दूसरे इदारे को डीक्रेट करें जस्ट बिकॉज ऑफ एक्सटॉर्शन चार्जेस या कोई भी आपके लेन देन के तनाज़ात हैं। ये आता है कि जनाब वो इसका डिफाल्टर है, वो डिफाल्टर है, क्योंकि गवर्नमेंट के हमारा तो अल्लाह का शुक्र है कि मुल्क भी दिवालिया होने से बाल बाल बचा है। वो तो स्टैंड बाय मुआहदा IMF से ना होता तो हम इसी नहज पे पहुंच चुके थे। तो ये एक शुरू से है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम आपने चीज़ों से निकलना होता है, डेवलप की ज़रूरत है, ना कि आप वही फरसूदा निज़ाम लेके आएँ, वही फरसूदा सोच लेके आएँ जिससे हमारी यूथ क्यों मायूस हो चुकी है। क्योंकि ये जो सीटों में बैठे हुए विराजमान हैं ये उस तंग नज़रिए से लोगों को देखते हैं कि वो जो यूथ है वो स्टैंड नहीं ले पाती, वो हम कहते हैं बाहर जाना है। तो भाई वो क्या करें जब आप लोग उनके साथ
दादरसी नहीं कर रहे, उनकी जो मसाइल हल नहीं कर रहे, तो उनके पास लास्ट ये ऑप्शन है, क्योंकि वो बगावत तो नहीं कर सकते ना, वो अपने बेस्ट और वेल फ्यूचर के लिए अब्रॉड स्टडी, अब्रॉड वर्क के हवाले से जो है वो रिसर्च करेंगे, जो भी करेंगे। आप लोग कम से कम उनको फ्रीलांसिंग की तरफ लेके आएँ, डेवलपमेंट्स की तरफ लेके आएँ, कोई मौके पैदा करें, ना कि आप कोई ये जो कहते हैं आजकल ऑनलाइन फ्रॉड। मैं चाहता हूँ चैरिटी कमीशन, पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी और तमाम अदारों को कुछ ऐसा जामिया प्लान तैयार करना चाहिए कि यूथ के लिए ऑनलाइन स्किल, फ्रीलांसिंग और इस तरह के दीगर जो है घर बैठे पैसे कमाएं, और इनका एक सर्टिफाइड होना चाहिए, जैसे कि दीगर ममालिक। एक हवा में नहीं होनी चाहिए बात कि एक हवा में आजकल हो रहा है ना कि हर शख्स आगे कहता है जी आप मेरे से रब्ता करें, मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से फ्रीलांसिंग करनी है, वर्क फ्रॉम होम करना है, घर बैठे किस तरह से आपने डिजाइनिंग करनी है। तो ये काम बजाय प्राइवेट होने के, इसको अगर गवर्नमेंट के प्लेटफॉर्म से किया जाए तो लोगों को एक तो श्योरिटी होगी कि हमसे जो बात कर रहा है वो इदारा एक अथॉरिटी रखता है और हुकूमत का इदारा है और ये बात सही कर रहा है। और दूसरा ये कि लोगों को, बच्चों को जो एक कई दफा गैप होता है ना कि आपकी स्टडी में आपने मास्टर्स कर लिया, उसके बाद आप 6 महीने फारिग हैं, अब वो 6 महीने सड़कों पे फिरने के बजाय, मोटरसाइकिल के ऊपर फिरने के बजाय आप कोई ना कोई काम करें, आपको शॉर्ट कोर्सेज मिलें, ताकि वही कोर्सेज चलकर आपके आगे लाइफ में प्रैक्टिकली, प्रैग्मेटिकली आपको काम आए। तो मैं ये भी बात करना चाहूंगा, मुझे बताइएगा वैस के इदारों की आपस में तो राइवरी है, जो कॉन्फ्लिक्ट है, जो तसादुम है, क्या इदारे अपने ही इख्तियारात से भी तजावुज करते हैं? बिल्कुल भट्ट साहब, अपने ही इख्तियारात से इदारे तजावुज करते हैं जब उनको ये नज़र आता है कि बात उन पर डाली जा रही है। यानी अब वासा को पता चलता है कि जब 80 करोड़ के बिलों की अदायगियाँ नहीं की तो वो अपनी जो मुतलका उहदेदारान हैं उनसे इस सवाल का जवाब लेने के लिए कि बजट जो है वो बरवक्त क्यों नहीं भेजा गया, जो बिजली इस्तेमाल की है पावर सेक्टर की उसका जो बिल है वो अदा करना होगा, ताकि हम देखते हैं कि बिजली का सबसे बड़ा मसला इस वक्त बना हुआ है। तो मैं समझता हूं कि ये जो वासा कर रहा है कि 80 करोड़ रुपए के बिजली के बिल अदा नहीं किए, इससे न सिर्फ रिकवरियां मुतासर हो रही हैं बल्कि फेस्को पर बोझ भी बढ़ रहा है। तो अदारे एक दूसरे पर बात डालने के बजाय जो अपनी प्रोफेशनलिज्म है उसका मुजाहरा करें। अदारे, हर सरकारी अदारे के जो अंदर फॉल्ट मौजूद है, जो अंदर नकाइस मौजूद हैं, उनको दूर करके, उस लापरवाही को दूर करके जो मसाइल हैं उनको हल किया जा सकता है, ना कि अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करके एक दूसरे को जुम्मेदार ठहरा के अदारे ये समझें कि वो इससे बच जाएंगे, या फिर सियासी जो है वो असर रसूख इस्तेमाल करके। हम देखते हैं कि महकमा पुलिस की जानिब से भी बिजली के बिलों की अदायगियाँ नहीं की गई, तो जो अदारे बिजली के बिल अदा नहीं करते वो शहर की बड़ी सियासी शख्सियत का जो कॉल है वो सीओ फेस्को को करवा देते हैं कि जो मामलात हैं उनको मजीद आगे लेके जाया जाए। वासा का तो हालात ये हैं कि पिछले 2 साल से वासा बिल नहीं दे रहा बल्कि सियासी कालों पर चल रहा है। जब बिजली के बिल काट दिए, मीटर काट दिए जाते हैं तो उससे जो है वो लोगों को मुश्किलात का शिकार होते हैं लोग, तो फिर जो सियासी नुमाइंदगान हैं वो कॉल करके कि लोग परेशान हैं, आप जो कनेक्शन हैं वो बहाल करें ताकि जो है वो लोगों को मुश्किलात दूर हों, मगर इस पर बिजली के बिलों की अदायगियाँ जो है वो यकीनी नहीं बनाई जाती। तो यही मसाइल हैं। फेस्को की तरफ हम आ जाएँ तो फेस्को की जानिब से जो प्राइवेट कंज्यूमर्स हैं उन पर तो सख्तियाँ आए रोज़ बढ़ाई जाती हैं। डोमेस्टिक कंज्यूमर यहाँ तक हो चुके हैं कि अब नवंबर में 1.5 लाख जो डोमेस्टिक कंज्यूमर्स हैं वो फेस्को की आरसीओ लिस्ट में, ईआरओ लिस्ट में वो शामिल हो चुके हैं कि उनके जो कनेक्शंस हैं उनको जल्द अज जल्द काटा जाए। क्योंकि इंस्टॉलमेंट कितने लोग 1.5 लाख के करीब जो डोमेस्टिक कंज्यूमर्स हैं भट्ट साहब, क्योंकि इंस्टॉलमेंट्स की सहूलत बंद है तो ये वो लोग हैं जो एक साथ करवा के अपना बिल जमा करवाते थे, तो अब उनके जो कनेक्शंस हैं वो उनके 1 हफ्ते के अंदर अंदर फेस्को हेडक्वार्टर की जानिब से कहा गया है कि उनके कनेक्शन काटे जाएं। आप देखें कि लोग कितनी मुश्किलात का शिकार हैं और अब जो है वो वेदर भी चेंज हो रहा है। तो फेस्को जून में तो समझ आती है कि माली साल का आखिरी माह है, आप सख्तियाँ बढ़ाते हैं और रिकवरियाँ करते हैं, और फिर इस तरह के कंज्यूमर्स कि जिनकी जानिब से आपको सालों साल से बिजली के बिल दिए जा रहे हैं, तो फेस्को अफसरान जो हैं वो ये सोचें कि जिनकी वजह से उनकी सैलरीज अब तक आती रही हैं, जो मुराद मिल रही थी वो इन कंज्यूमर्स की वजह से मिल रही थी। आज अगर थोड़ा मुश्किल वक्त है तो इनको इंस्टॉलमेंट्स की सहूलत तो कम से कम दी जाए, अगर रिलीफ नहीं दिया जा सकता तो। अच्छा, मुझे एक और बात बता दीजिए कि जो इंस्टॉलमेंट की सहूलत है ये सिर्फ फैसलाबाद के ऊपर करम नवाजी है, ये बाकी तकसीमकार कंपनियों में भी ऐसा ही है? बिजली की तकसीमकार कंपनीज को जो है ये सब पर लागू की है कि इंस्टॉलमेंट्स पर जो है वो पाबंदी आयद की जाए, मगर ये इंस्टॉलमेंट के ऊपर पाबंदी जो है ये किस हद तक जो है वो नुकसान का बायस बन सकती है हमारे सार्फिन के लिए? जिस तरह से अवैस ने बताया, हैरान कुन कर देने वाले अदाद शुमार हैं कि 1.5 लाख सार्फिन ऐसे हैं जिनके कनेक्शन काटने के हवाले से
जो है पेशरफ्त की जा रही है। छोटा सा वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। सिटी अटैन में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ इमरान असलम मौजूद हैं, अवैस अली मौजूद हैं। गुफ्तगू कर रहे हैं इंतजामिया के हवाले से, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के हवाले से, हुकूमती इदारों के हवाले से, उनकी परफॉर्मेंस के हवाले से और आवाम के मसाइल के हवाले से। फेस्को की हमने बात की कि रिकवरी में नंबर 1 है, लेकिन जहां पर सहूलियात देने के हवाले से बात आती है तो मुझे इमरान ये बताइएगा कि जब हमारे यहाँ बिजली जाती है, अनअनाउंस्ड बिजली चली गई और आपको पता नहीं, आप ब्लैंक हैं कि अब लाइट चली गई है, कब तक आनी है, 5 मिनट बाद आनी है, 1 घंटे बाद आनी है, 2 घंटे बाद आनी है, बजाय आप फेस्को को फोन करने के आप अवैस जैसा कोई बंदा तलाश करते हैं कि आप उसको फोन करें और पूछे कि यार मेरे घर की बिजली, क्योंकि आपको पता है कि आपने हेल्पलाइन पे कॉल करनी है, उन्होंने पिक नहीं करनी। ऐसा ही है। तो ये हम इतने ज्यादा इनसिक्योर क्यों हो चुके हैं हेल्पलाइन पे कॉल करने? मिडिल मैन का जो किरदार है ना, वो इंतहाई हर अदारों में ना बढ़ता जा रहा है कि आपकी जो डायरेक्ट असेस है वो ख़त्म होती जा रही है। मिडिल मैन की जानब से तमाम इख्तियारात पर काबू पाने की कोशिश की जाती है। कुछ इदारे नंबर 1 की ऐलान तो करते हैं, लेकिन ऑन अदर हैंड गैर एलानिया लोड शेडिंग करके जो रिलीफ देने में आवाम को नाकाम हो जाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि नंबर 1 हकीकी मानों में वही अदारा है जो आवाम को रिलीफ देने में सरफरिस्त है और अव्वल है, और उसी अदारों की मॉनिटरिंग रिपोर्ट्स जारी होनी चाहिए कि इस अदारे ने इतनी शहरियों की इतने मंथ में इतनी दाद रसी की। तो ये हकीकी मानों में नंबर 1 होता है। नो डाउट आपका एक रिकवरी प्लान्स है, हर अदारे का रिकवरी प्लान्स होता है जिससे उनके रेवेन्यू में इजाफा होता है, कोई रेवेन्यू प्लान जनरेशन करना होता है, लेकिन आप उस प्लान के साथ साथ शहरियों की जो रिलीफ का प्लान है वो भी ज़ेरे गौर लाएं, और किस तरह आवाम को वेल इंटरेस्ट के लिए आपने अपनी तरफ माइल करना है थ्रू अवेयरनेस कैंपेन्स, थ्रू द प्रोविजन ऑफ फैसिलिटीज़ और थ्रू द एवरी स्टेप्स दैट यू नीड टू टेक। तो ये चीज़ ऐसी है कि हर अदारे को चाहिए कि अवामी रिलीफ के लिए आपको इस तरफ आना चाहिए, क्योंकि वरना फिर वही मैनुअल डाक का जैसा निज़ाम था, एक चिट्ठी मतलब चली है और वो 3 दिन बाद पहुंची, उसका रिप्लाई नहीं भेजा, अगली देर बंदा वैसे ही फना हो गया। तो ये फना के लिए कम से कम आपको इस तरफ आना चाहिए कि कम से कम उन लोगों के हयात के दौरान उनको रिलीफ मिल सके, जैसा कि बात हो रही है कि बिजली के बिलों की और पेट्रोल की दीगर आइटम्स की, उसके अकॉर्डिंगली आप दूसरी तरफ देखें कि लोग कम से कम जो उजरत है, जैसा कि आप टेक्सटाइल सेक्टर को देखते हैं, कितनी फैक्ट्रीज हैं जो कम से कम हुकूमत पंजाब की मुकर्रर करदा उजरत के मुताबिक सैलरीज दे रही है, वेजेस दे रही है। लोग किस तरह 18,000 26,000 में अपने घर का किराया, घर के अखराजात पूरे करें? बिल 26,000 आ जाता है, उसका जो रेवेन्यू होता है वो कम है, अखराजात ज़्यादा हैं। कम से कम जो उजरत है वो ही दे दें। और खुद तो हम जनाब बड़ी वो भाषण देते हैं और ह्यूमनिटी के बड़े भाषण देते हैं कि ये होना चाहिए। कितने हमारे लेबर इंस्पेक्टर हैं, कितनी हमारी सेक्रेटरीज हैं जो हर फैक्ट्रीज और इंडस्ट्री यूनिट का विजिट करते हैं, 2 नुकसान कर रहे हैं। एक, ये माहौल को आलूदा कर रहे हैं और इन शेप ऑफ स्मोक, पोल्यूशन वेव्स, और सेकंड ये कि ये लोगों को उनकी कम से कम जो दी गई हुकूमत के पंजाब की उजरत है वो नहीं फ्राहम कर पाते। तीसरा ये कि कितने बंदे हैं जो इन फैक्ट्री मालकान, टैक्स मालकान, इंडस्ट्रियल मालकान के खिलाफ कार्रवाई करते हैं। कोई बंदा कार्रवाई से कासर है। हमें आए रोज फैक्ट्रीज वाले वर्कर्स मिलते हैं, कुछ सिविल डिफेंस के मिलते हैं, कुछ जनाब दीगर अदारों के मिलते हैं कि हमें कम से कम जो उजरत है मुकर्रर की गई वो नहीं हमें मिल रही, और कोई अदारे इस पे अमल। टेक्सटाइल की सूरत हाल ये है कि वो कम से कम उजरत देने की पोजीशन में नहीं है। अच्छा। और मजदूर की सिचुएशन ये है, उसकी सूरत हाल ये है कि कम से कम उजरत में भी उसका इजाफा गुजारा नहीं होता। तो अवैस मुझे ये बताएगा कि ये जो कल्चर है, जिस तरह अभी इमरान असलम बात कर रहे थे कि इस कल्चर को तब्दील होने की जरूरत है, कि हम वाकफियत ढूंढते हैं हर सेक्टर में, कुछ ना कुछ हमें प्रॉब्लम होती है, हमें बिजली में मसला हो तो हम कोई वाकिफ ढूंढ रहे होते हैं। इंसान को हार्ट अटैक होता है, वो दिल पे हाथ रख के ये नहीं पूछता हॉस्पिटल किधर है, वो पूछते हैं हॉस्पिटल में कोई जानने वाला है। तो ये सिचुएशन से हम कब बाहर निकलेंगे, कब हमारे इदारे मजबूत होंगे? सीईओ फेस्को को पता है कि एसडीओ साहब फोन नहीं उठाते हर सारिफ का, या हेल्पलाइन हर वक्त अवेलेबल नहीं होती, तो ऐसा रिस्ट्रिक्ट रूल क्यों नहीं बनाते कि अब से जो है अगर किसी सार्फिन का फोन ना उठाया गया तो वो बंदा जो मैं एक्सपेल कर दूंगा या उसको निकाल दूंगा? ऐसा हो सकता है, मुश्किल तो नहीं। बिल्कुल भट्ट साहब, ये मुश्किल भी नहीं है और ऐसा हो भी सकता है। दूसरा, कंज्यूमर्स को ये मैं कहूँगा, फैसलाबाद के शहरियों को, कि बहुत से ऐसे कंज्यूमर्स हैं जिनको अभी तक ये अवेयरनेस नहीं है कि फेस्को की जो ऑनलाइन वेबसाइट्स मौजूद हैं वो वहाँ पर अपनी कंप्लेंट दर्ज करवाएं तो उनके जो मसाइल हैं वो जल्द हल होंगे। ऑनलाइन से हर कोई वाकिफ तो नहीं है, बिल्कुल ऑनलाइन से हर कोई वाकिफ नहीं है, लेकिन जो ऑनलाइन एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करते हैं
वो अपने फ़ोन में फेस्को की जो ऑनलाइन वेबसाइट है उसको डाउनलोड करें। उसकी वजह यह है कि जब आप ऑनलाइन कंप्लेंट दर्ज करवाते हैं, PITC की वेबसाइट है वहाँ पर दर्ज करवाते हैं, तो जो मुतलका सब डिवीज़न है अगर वो आपका मसला हल नहीं करेगी तो उसके खिलाफ फर्दर कार्रवाई जो है वो फेस्को की जानिब से अमल दरामद उस पर किया जा सकेगा। ठीक है, ये तो चीज़ मेरे लिए भी नहीं है और फेस्को की वेबसाइट है और एप्लीकेशन भी है। बिल्कुल, एप्लीकेशन भी है और वेबसाइट भी है, ये भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपने कंप्लेन करनी हो तो तजुर्बा करके देखिए कि इज इट गोइंग टू वर्क और नॉट। तो एक छोटा सा वक्फा लेते हैं। बड़ा शुक्रिया अदा करता हूं मैं अवैस का और इमरान का, आप दोनों ने वक्त निकाला। एक छोटा सा वक्फा, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। हमारे साथ आज के मेहमान मौजूद होंगे। आज का प्रोग्राम जो है वो खासा डिफरेंट होगा। वो क्यों होगा आपको थोड़ी ही देर में पता लग जाएगा। कुछ लोग होते हैं जो अपनी पर्सनल ग्रोथ के ऊपर काम करते हैं, कुछ लोग होते हैं जो अपनी पर्सनल ग्रोथ के साथ साथ वो चाहते हैं कि हमारा मुल्क भी ग्रो करे, हमारी मुल्क की मैशत भी ग्रो करे, उसकी इकोनॉमी भी ग्रो करे और हमारी बायलैटरल ट्रेड जो है वो दीगर मुल्कों के साथ वो भी बेहतर हो। तो जब आप ये विजन रखते हैं तो आप साथ ना सिर्फ खुद की ग्रोथ करते हैं बल्कि एंड ऑफ द डे यू विल बिकम अ रीजन कि जिसकी वजह से मुल्क भी ग्रो करता है। और मुल्क ग्रो करता है तो ना सिर्फ मुल्क की इकोनॉमी ग्रो करती है बल्कि इसके साथ साथ अपॉर्चुनिटीज पैदा होती हैं आने वाली जनरेशन के लिए कि उनको भी जो है वो रोजगार के मौके मिलें। तो ये बड़ा जरूरी है, ये बहुत लोग कर रहे हैं और उसकी एक जीती जाती मिसाल जो है आज हमारे स्टूडियो में मौजूद है, उनका भी तारुफ करवाऊंगा। और चूंकि हम देख रहे हैं कि जिद्दत आती चली जा रही है, हम इस वक्त जो है वो हाइब्रिड की तरफ चले जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक की तरफ जा रहे हैं, फ्यूल कंजप्शन जो है वो कम से कम होती चली जा रही है। इसकी क्या वजूहात हैं, आगे चलकर हम क्या फोरकास्ट करते हैं कि किस तरीके से ये पैटर्न जो है तब्दील होगा, इस पर भी गुफ्तगू करेंगे। मुल्क की तरक्की के हवाले से बात करेंगे, जॉब अपॉर्चुनिटीज के हवाले से बात करेंगे और इसके साथ साथ एंटरप्रेन्योरशिप का जो एक जज्बा है उसके अंदर कौन कौन सी स्किल्स होनी चाहिए इफ यू वांट टू बिकम अ एंटरप्रेन्योर। तो कौन कौन सी ऐसी स्किल्स हैं, कौन सी ऐसी क्वालिटीज हैं जो आपके अंदर मौजूद होनी चाहिए टू बिकम अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। इस पर गुफ्तगू करेंगे। एक लंबी चौड़ी डिस्कशन आज की रहने वाली है। तो हमारे मेहमान जो बड़े स्पेशल गेस्ट हैं हमारे साथ मौजूद, उनका तारुफ आपको करवाया था, उसके बाद प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। तो हमारे साथ हमारे स्टूडियो में आज मौजूद हैं डेरिल एडवर्ड्स जो कि बिजनेस एजुकेशनिस्ट हैं, CEO हैं ऑफ सेंट सॉलिस। सेंट सॉलिस क्या है यह अभी कुछ ही देर में आपको पता लग जाएगा, सो बेयर विद मी। इनके साथ साथ हमारे साथ विराजमान है हमारे स्टूडियो में आज मोहम्मद अदील अशरफ साहब जो कि बिजनेस एजुकेशनिस्ट हैं, CEO हैं ऑफ इंटरनेशनल एजुकेशन एंड बिजनेस सॉल्यूशंस। Both of you, welcome. Thank you very much. How are you? Thank you, good. Good morning. अस्सलाम वालेकुम अदील साहब, कैसे हैं, खैरियत से हैं? जी हम गुड, थैंक यू। अदील साहब जो हैं एक इंस्पिरेशन है और इसके साथ साथ एक मैं ये कहूँगा कि एक रोल मॉडल हैं हमारे आने वाली नस्ल के लिए और उन लोगों के लिए जो प्रॉब्लम सॉल्विंग करना जानते हैं और ये जज्बा रखते हैं कि किसी न किसी मसले को जो है सॉल्व किस तरह से किया जा सकता है और इसको सॉल्व करने में जो आपकी स्किल्स डेवलप हो रही होती हैं उसका कोई कंपैरिजन नहीं है, उसका कोई नेबर बदल नहीं है। तो मैं बिना किसी ताखीर के अदील साहब से गुफ्तगू की शुरुआत करना चाहूंगा। अदील साहब, मुझे सबसे पहले ये बताइएगा, हाउ डिड यू स्टार्ट और ये सेंट सॉलिस है क्या, ये हमारे जरा नाजरीन को थोड़ा सा बता दीजिएगा। जी जरूर। सेंट सॉलिस, सॉलिस का मतलब है सूरज लैटिन के अंदर, और सेंट का मतलब होता है कि कोई सेफ्टी या जहां पे सेफ फील किया जाए या कोई मुकद्दस चीज। तो अगर हम दोनों को मिक्स कर लें और जो हमारा थर्ड वर्ड है मोटर्स उसके साथ, उसको भी साथ मिक्स कर लें तो जो इसका कंप्लीट मतलब बनता है एक सूरज की तवानाई से चलने वाली सेफ गाड़ी। अब वो गाड़ी कार भी हो सकती है, वो गाड़ी मोटरसाइकिल भी हो सकती है। और सेंट की वजह से उसमें यह है कि उसमें एक एलिमेंट ये भी आ गया कि इसमें प्योरिटी है और इसमें कोई खराबी नहीं हो सकती है और ये जो है वो एक नेचुरल तरीके से चलने वाली है। जी एग्जैक्टली, सेफ्टी भी है, प्योरिटी भी है और इसमें अब यूनिकनेस भी है। ओके कि द मोस्ट प्रोमिनेंट, क्योंकि अभी इस तरह को कोई काम कर नहीं रही कंपनी यहाँ पे। कोई मोस्टली जो कंपनीज यहाँ पे काम कर रही हैं वो इलेक्ट्रिक बाइक लेके आ रहे हैं। तो जो हम कह रहे हैं कि उसकी जो नेक्स्ट स्टेज है, जो हमारा बाइक हो या वो गाड़ी हो, शुड बी मोस्ट ग्रीनर। उसकी जो एनर्जी हार्वेस्ट करने की कैपेसिटी वो नॉट जस्ट फ्रॉम अ प्लग इन इलेक्ट्रिक, it should take the energy from the sun as well. So this was our vision and this is we here to deliver. ओके, ये सेंट सॉलिस के हवाले से आपको कुछ पता चल गया होगा कि एक बाइक या कोई मोटर आ रही है जो कि
मुकम्मल इलेक्ट्रिक भी होगी और सन के साथ भी चलेगी, प्लस उसमें और मोर ग्रीनर दैट यू से। और इसके साथ साथ मैं एडवर्ड साहब से बात करना चाहूँगा। एडवर्ड साहब, आई विल ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश, बट माई व्यूअर्स आर बेसिकली there might be some people who just understand the Urdu. I understand. So I will try to be a translator between you both. Thank you. Okay. Thank you very much. So I just want you to introduce yourself first. Okay. So I'm Darryl Edwards. I'm CEO of Sensolis. I've had an extensive manufacturing career within the UK, leading several businesses, typically between 60 and 600 people. How much experience do you have? How many years have you spent on the research and the manufacturing of this thing? So in terms of my career, it's 36 years in manufacturing. 36 years. 36 years. Yeah. And certainly my friend Adil here, I've been working with Adil for the last 6 or 7 years on different projects. And Adil is good. We're coming up with ideas and visions. And one day he said to me, he said, you know, in Pakistan? I said, yeah. He said, they drive motorbikes like they're aeroplanes. Oh. And then I just had this thought, with my experience within aviation, I thought perhaps we can bring aviation quality to the motorbike industry in Pakistan. Wow, that's great. That's great. Because we've already spoke about the environmental impacts that our product will have. But, you know, importantly and in very simple terms, it's about quality. It's about quality right first time. It's about our customers, you know, receiving a product that they are delighted with. You could have chosen another country as well, as India or Bangladesh or something else. Why Pakistan? Is it just because of Mr. Adil or some? I've been working as the head of West Midlands Business Advisors, which is based in Birmingham, in England. And one of the really positive things while I've been working as the head of that business is that I've become to get to know the local community very well. Okay. There's a strong South Asian presence in Birmingham. It's a vibrant community. Encourages some great food, some great people. And what I've seen is that I've got to know there's a number of local businessmen that are very entrepreneurial. And so Pakistan has become almost subconsciously, it's always there. I'm talking to these guys from Birmingham, and they can be from one of the local towns, I don't know, West Bromwich or Smethwick. But a lot of the guys, they could come from, you know, Rawalpindi. They come from, you know, they come from Faisalabad, they come from Lahore, and it's a place that clearly I don't know well. This is my first visit. This is your first visit? It's my first visit. But, you know, when you come to something new, it's about, you learn a lot. Yes, yes. You can see everything, and it's thinking about how the local communities adapt. But now, with the opportunity I think we've got now, is we've set up our manufacturing facility. We are, you know, we're going to be ready to launch in January. It's exciting times, and it's about now making sure that, you know, as part of the training program of the workforce, it's ingrained in them in terms of achieving the best quality. If you achieve quality and you continue to deliver quality, you will be successful. The brand is about, it's about quality. It's about the ability to have an influence in terms of local communities. That's great. क्वालिटी के हवाले से बात की है, 36 साल का एक्सपीरियंस है, 7-8 साल से जो है अदील साहब के साथ मुंसलिक हैं। सेंट सॉलिस है क्या, इसके बारे में मजीद जानने की भी कोशिश करेंगे, थोड़ी और गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन एक छोटा सा वक्फा है, वक्फे के बाद दोबारा जब हाजिर होंगे गुफ्तगू को यहीं से शुरुआत इसकी जारी रखेंगे। एक छोटा सा वक्फा, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहेंगे। वेलकम बैक जी। डैरल एडवर्ड हमारे साथ मौजूद हैं, उनके साथ साथ अदील अशरफ साहब भी हमारे साथ तशरीफ रखते हैं। हम गुफ्तगू कर रहे हैं सेंट सॉलिस के हवाले से, जो नई मोटर बाइक की एक टेक्नोलॉजी आ रही है। इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि हमारे पास और भी बहुत कुछ है बात करने के लिए।
हमारे पास बिजनेस काउंसलिंग के हवाले से जो नए स्टूडेंट्स बाहर मुंतकिल होना चाह रहे हैं, वहां पर जाकर स्टडीज करना चाह रहे हैं बिजनेस काउंसलिंग के लिए, और खास तौर पर यूनिवर्सिटीज के हवाले से, एजुकेशन के हवाले से हमारे पास बहुत कुछ है। बिकॉज अदील साहब जो हमारे सामने बैठे हैं, ही इज नॉट जस्ट अ पर्सनैलिटी, ही इज इंस्टीट्यूट इन एंड ऑफ इट्स हिमसेल्फ। तो मैं अदील साहब आपसे ये जानना चाहूंगा कि हाउ डिड द आइडिया ऑफ द सेंट सोलर्स कॉइन्ड इन योर हेड, कैसे आइडिया आया? देखिए, हर इंसान की डिफरेंट स्टेजेस होती हैं जहां से आप शुरुआत करते हैं। तो मैंने जो मेरा पहला बिजनेस है वो 2003 में शुरू कर लिया था, ठीक, लिटरली 21 ईयर्स अगो। तो पहली सोच थी कि बिजनेस करना है, बिजनेस से आगे चलो बिजनेस को बढ़ाना होता है। तो इन दीज 21 ईयर्स नाउ आई एम एट अ स्टेज वे आई वाज थिंकिंग टू बिल्ड अ ब्रांड। जब मैं ये सब रिसर्च कर रहा था तो आई विजिटेड क्वाइट मैनी कंट्रीज इन द यूरोप and I went to China a number of times to look for new products. So I was trying to identify a problem कि कौन सा ऐसा बड़ा मसला है जिसको हल किया जाए कि जो एक ब्रांड में कन्वर्ट किया जा सके उसके बाद में। तो जो इन्वायरमेंट मैंने देखा पाकिस्तान का, और क्योंकि मैं बिलोंग करता हूँ यहाँ से, तो मेरी ख्वाहिश थी कि यहाँ पर आके कुछ ऐसा किया जाए जो इन्फ्लुएंस करे टूवर्ड्स अ बेटर लाइफ, राइट। और कुछ ऐसी प्रोडक्ट या ऐसी सर्विस दी जाए जो लोगों की ज़िंदगी में एक जिद्दत लेके आए। तो इसी सिलसिले के अंदर जब मैंने वहाँ पे कोई 40+ फैक्ट्रीज विजिट की चाइना में, और यूरोप में जाके कोई 10-12 मुल्क विजिट किए वो गैप आइडेंटिफाई करने के लिए, तो सेम टाइम पे यहाँ पे इलेक्ट्रिक बाइक्स लॉन्च होना शुरू हो गई। आया कि ये दूसरे मुल्कों में तो काफ़ी सालों से चल रहा है, तो ड्यू टू इन्फ्लेशन और अदर इकोनॉमिक फैक्टर जो यहाँ पे चल रहे थे, एनवायरमेंटल फैक्टर जी, और एनवायरमेंटल फैक्टर, तो लोगों का जो रुझान है वो चेंज होना शुरू हो गया जो इलेक्ट्रिक गाड़ियों और बाइक्स की तरफ। तो जब मैंने इसको नोटिस किया कि जो बाइक्स लेके आई जा रही हैं यहाँ पे, उनकी वो क्वालिटी नहीं है, वो मोस्टली मेड फॉर प्रॉफिट, और वो ट्रांजिशन के अंदर एक बैरियर हैं जो हम एज अ कंट्री क्राइसिस फील कर रहे हैं अभी पे, जो कि इन्वायरमेंट का एक चैलेंज चल रहा है, इन्फ्लेशन है, फ्यूल प्राइसेस हैं। तो बैटरी कॉस्ट, जब भी आप इलेक्ट्रिक गाड़ी या आप मोटरसाइकिल लेते हैं तो उसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है कि बैटरी की कॉस्ट क्या होगी रिप्लेसमेंट की, और अगर आपने ले लिया तो आफ्टर सेल सर्विस आपको कैसे मिलेगी, क्योंकि सबसे बड़ा प्रॉब्लम, जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। और उसके अलावा इन केस आपका कोई एक्सीडेंट हो गया, पार्ट्स, या आपको पार्ट्स की अवेलेबिलिटी कैसे होगी, और अगर नई टेक्नोलॉजी आ जाए इसके बाद तो जो आपकी प्रोडक्ट है उसकी जो इन्वेस्टमेंट आपने की हुई है उसकी वैल्यू क्या रह जाएगी। तो कोई भी कंपनी यहाँ पे इस इशू को एड्रेस नहीं कर रही थी। तो मैंने अपनी टीम के साथ डिस्कस किया कि हमें पाकिस्तान में फोकस करना चाहिए। यहाँ पे तकरीबन 20 लाख के करीब नए मोटरसाइकिल सेल होते हैं, जिनमें अभी भी जो मेजॉरिटी है वो है फ्यूल कंबशन बाइक्स की, लेकिन अब वो ट्रेंड चेंज हो रहा है। तो लेकिन उसमें जो बैरियर्स थे, आफ्टर सेल सर्विस, द क्वालिटी, अडॉप्टेबिलिटी, एक्सीडेंटल इश्यूज, और जो रिप्लेसिंग द बैटरी, और जो ट्रस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट, वो लैक था। तो हमने वो सब इंटरनल डिस्कशन के बाद एक एक्सटेंसिव किस्म की तकरीबन 18 महीने रिसर्च की और वो प्रोडक्ट डेवलपमेंट की, वो सारे गैप आइडेंटिफाई किए कि ना तो हम टेक्नोलॉजी में पीछे रहें और ना ही हम क्वालिटी में पीछे रहें। तो इसीलिए फिर हमने टीम कोलैबोरेशन के साथ वी कम टू अ कंक्लूजन टू कम टू द पाकिस्तान मार्केट विद समथिंग वेरी यूनिक। अब हम एक इलेक्ट्रिक बाइक नहीं देना चाहते थे, हम जो नेक्स्ट लेवल है उसका कि जो आपका बाइक वो सोलर से चार्ज भी हो सके। ओके। तो फिर हमने उसके ऊपर काम करना शुरू किया। फिर हमने वो डेवलपमेंट की चाइना में, और कुछ लोगों की टीम हमने इन्वॉल्व की जर्मनी से, कुछ की यूके से, और कुछ लोगों की टीम हमने यहाँ से लाहौर से, कुछ टेक्निकल लोग लिए यहाँ उकाड़ा से और फैसलाबाद से भी। तो जब ये मसला हम देख रहे थे कि चल क्या रहा है मार्केट के अंदर और ट्रेंड क्या चल रहा है, तो उसी प्रोसेस के दरमियान हमें ये आइडेंटिफिकेशन हुई कि ये ट्रांजिशन होगी
लेकिन हमें उसको फैसिलिटेट करना चाहिए, उस ट्रांजिशन को, उसका हिस्सा बनना चाहिए, उसमें लीड करना चाहिए। तो हमने अपना टारगेट सेट किया कि अगर हम तो ये काम करेंगे तो हम जो वन ऑफ द 3, जैसे टॉप 3 में हमें आना है, तो उसके लिए क्या दरकार होगा हमें एज अ बिजनेस, एज अ इवन इंडिविजुअल, एज अ टेक्नोलॉजी। तो ये सब जब हमने टारगेट और गोल सेट किए, तो फिर हम मार्केट स्टैटिस्टिक्स को मद्देनजर रखते हुए हमने जो अपनी प्रोडक्ट लाइन फिर डिज़ाइन की, जो मार्केट की स्ट्रेटजी और प्राइसिंग स्ट्रेटजी बनाई, अफोर्डेबिलिटी की तरफ इसको लेके आए कि लोग इसको अडेप्ट भी कर सकें। तो ये जो सब फैक्टर्स हैं, इन्होंने हमें इनकरेज किया कि हम इस इनोवेटिव आइडिया के ऊपर काम करें, और जो पाकिस्तानी लोग हैं जहाँ पे मैं पैदा हुआ हूँ, उनको ऐसी रिप्लेसमेंट दी जाए कि जो यूरोपियन स्टैंडर्ड के ऊपर मेड हो। तो इसलिए जो मिस्टर डैरल, जिनको हमने इसमें इन्वॉल्व किया एज अ CEO ऑफ द कंपनी, बिकॉज प्रोडक्ट तो कोई भी लेके आ सकता है, इट्स कम इन पार्ट्स, लेकिन जो उसकी मैन्युफैक्चरिंग स्किल है, इनका 37 ईयर्स का, 36 ईयर्स का इनका तजुर्बा है इन डिफरेंट मार्केट्स, खास तौर पे एविएशन में, कार इंडस्ट्री में, वाओ, और मैन्युफैक्चरिंग की जो सप्लाई चेन है उसके अंदर। जबरदस्त। तो जो कंज्यूमर का जो यहाँ पे एक फियर फैक्टर है कि वो बाइक की क्वालिटी क्या होगी, तो ही इज हियर टू लीड द ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव सच स्टैंडर्ड। मैन्युफैक्चरिंग की दुनिया का एक बहुत बड़ा नाम हमारे साथ इस वक्त मौजूद है, और अगर वो इस सेंट सोलर्स का हिस्सा होते हैं तो इस चीज की तो श्योरिटी है ना कि क्वालिटी के ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं है। जी जरूर, दिस फॉर यू, मतलब कि क्वालिटी तो रही नहीं। फिर उसके बाद बाकी एलिमेंट्स जो है उनको भी बड़ा गौर से देखा गया है, जिसमें आपके पार्ट्स अवेलेबिलिटी, एंड देन इट कम्स अबाउट द आफ्टर सेल सर्विसेज एंड ऑल दैट। फॉर एग्जाम्पल कि जो हमने कोई भी इलेक्ट्रिक बाइक जो है उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज़ें 3 होती हैं। एक है सबसे पहले मोटर, दूसरा है उसमें बैटरी, तीसरा है उसमें कंट्रोलर या टेक्नोलॉजी का यूज़। ये 3 चीज़ें होती हैं। तो हमने क्या किया, जो हमारी मोटरसाइकिल हैं हमने उसमें बॉश ब्रांड, जो नंबर 1 इन द वर्ल्ड है, जर्मन ब्रांड बॉश, उसकी मोटर यूज़ कर रहे हैं। जो बैटरी है उसको हम इन कोलैबोरेशन विद सैमसंग एंड LG, उनके बैटरी सेल इंट्रोड्यूस कर रहे हैं इन सर्टन मॉडल। और एक जो हमारा बाइक है जो हम फोकस कर रहे हैं पुलिसिंग डिपार्टमेंट के लिए कि उनका मसला भी हल किया जा सके, उसमें हम एक कंपनी है M-Pace, जो चाइना में सबसे और दुनिया में सबसे बड़ी कंपनी है, CATL, उसकी सब्सिडरी, जो कंपनी BMW गाड़ियों को बैटरी सप्लाई करती है। अच्छा, तो उस कंपनी से हम बैटरी सिक्योर करके उस मॉडल में लगा रहे हैं जो कमर्शियल यूज हो सके फॉर पुलिसिंग डिपार्टमेंट और जो गवर्नमेंट के दूसरे डिपार्टमेंट हैं। ओके एडवर्ड, आई वांट टू आस्क यू समथिंग। Yes. How did you place your trust and confidence in Pakistan and on these stuff? Because it's so difficult, because you were completely a stranger for this country, and this country was a complete strange place for you. How did you think that you are having 36 years of experience in your past, but still you choose to pick the Pakistan and you invest your time and your skills here? How did you find Pakistan worth spending your experience in? You make it sound quite complicated. Yeah. I've spent probably 20 years living in different countries, working for different organisations, predominantly within Europe, travelling in North America, and predominantly within the UK. And it doesn't matter where you are. It's about what can you achieve by working with a team so that you can deliver things on time, so you can improve, so you can be better. And, you know, why not Pakistan? And beyond that, life's about challenges, life's about opportunities. And when you think about the size of the opportunity here, you think of the population of Pakistan. I've personally witnessed the aeroplanes on the roads. There's many of them, the Hondas. And so I can see how many there is. There's millions of them. So if we can deliver a product which is clean, improves the environment, is always quality, that our customers trust, then I think that's something that I'll be proud of achieving.
कितनी खूबसूरत बात की एडवर्ड साहब ने कि सिर्फ जो है वो प्रॉफिट कमाना ही गर्ज नहीं होता, और कभी कभी होता है कि एनवायरमेंटल चेंज जो है वो लेके आया जाए, बेहतरी लाई जाए, पॉजिटिविटी लाई जाए, मुस्बत चीज़ों को जो इंट्रोड्यूस करवाया जाए। तो ये सोच अगर पाकिस्तान में प्रिवेल करती है तो नो डाउट वी आर गोइंग टू हैव अ वेरी गुड सोसाइटी इन फ्यूचर। तो हम मजीद भी इसके ऊपर गुफ्तगू करना चाहेंगे। अदील साहब, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि सिर्फ मोटर बाइक्स नहीं है, इलेक्ट्रिकल व्हीकल नहीं है, सोलर से चलने वाली टेक्नोलॉजी नहीं है, बल्कि इसके अलावा आपने अपना टाइम जो है बहुत सारी मुख्तलिफ शोबे में स्पेंड किया है। तो मैं चाहूँगा कि एक एप्लीकेशन जो आप मुतारिफ करवाने जा रहे हैं, एंड दैट एप्लीकेशन इज़ वेरी वेरी यूनिक इन एंड ऑफ इटसेल्फ। आप उस एप्लीकेशन के बारे में, जिसका नाम गालिबन स्मार्ट पाकिस्तान है, स्मार्ट पाकिस्तान, ये स्मार्ट पाकिस्तान है क्या? स्मार्ट पाकिस्तान जैसे कि इसका नाम एक रिप्रेजेंट करता है कि हम हर चीज़ में जिद्दत लेके आना चाहते हैं, स्मार्टनेस लेके आना चाहते हैं, इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी, इन टर्म्स ऑफ डेली लाइफ, इन टर्म्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, इन टर्म्स ऑफ एनर्जी कंजम्पशन। सो इट्स IoT प्लेटफॉर्म, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, जिसमें हम दूसरी इंडस्ट्री को भी वेलकम कर रहे हैं कि वो इसका हिस्सा बने। ओके। और वन एप्लीकेशन को यूज़ करें फॉर एवरीथिंग। फॉर एग्जांपल कि पहले तो हम इसको स्टेज 1 के अंदर अपने मोटरसाइकिलों में इंटीग्रेट कर रहे हैं, सही, सम सिलेक्टेड मॉडल्स के अंदर, कि लोग इसकी एक्सेप्टेबिलिटी कर ले मार्केट के अंदर। सेकेंड स्टेज के अंदर जो हमने नोटिस किया कि बहुत सारी कंपनीज, बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, लेकिन लोगों के पास इतनी स्पेस नहीं है फ़ोन में कि वो हर एक चीज़ के लिए अलग से एप्लीकेशन डाउनलोड करें। अच्छा, बाइक के साथ क्या मतलब ये एप्लीकेशन फोन के जरिए बाइक के साथ कनेक्ट हो जाएगी? कनेक्ट होगी। ओके, जी। तो उसके जरिए आप उसकी लोकेशन चेक कर सकते हैं। अगर कोई आपके बाइक को चोरी करने की कोशिश करेगा, आपको नोटिफिकेशन आएगा। आपकी बैटरी की हेल्थ क्या है, आपने कितनी एनर्जी रीजनरेट कर ली है आज सूरज से, आपको कितने आवर्स फर्दर लगेंगे, आप कितने डिस्टेंस तय कर सकते हैं। और आप ये भी देख सकते हैं कि दूसरे लोग जो सिमिलर बाइक चला रहे हैं उनका डिस्टेंस कितना है, कि मसलन वो फेयरनेस आ सके मार्केट के अंदर कि सिर्फ हम पे ही मत रिलाई करें जो हम बोल रहे हैं, जो प्रोडक्ट अपनी तरफ से खुद बोले और उसका डाटा पब्लिक हो, लोग आपस में बाकी बाइक्स का मेरी बाइक्स के अंदर अगर डिफरेंस आता है तो आई वुड बी एबल टू नो कि कुछ प्रॉब्लम है, आई हैव टू गो टू द कंपनी, राइट? जी बिल्कुल, ये भी हो सकता है ना, ये भी एप्लीकेशन का फायदा। अच्छा, ये तो फायदा हो गया बाइक के साथ। इसके अलावा जैसे अभी एनर्जी इज बिगेस्ट इशू इन पाकिस्तान। यस, तो इसी एप्लीकेशन के अंदर हम जो एक ऑप्शन दे रहे हैं, वन ऑफ द ऑप्शन द स्टोर्स वी लुकिंग टू ओपन इज फ्रेंचाइज प्लस। वहां पे अदर देन मोटर बाइक प्रोडक्ट्स हैं जो सच एज आपके ब्रेकर घरों के, आपके जो इन्वर्टर हैं, तो आपकी जो एनर्जी मैनेजमेंट, आपकी AC, फ्रिजेस, पंखे, लाइट्स, वो सब इंटीग्रेट होंगे एक ही एप्लीकेशन के अंदर। और यहाँ तक नहीं, सिर्फ अगर आप अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं तो हमारे पास वो स्मॉल टैग्स हैं जो आप उनके बैग्स को लगा सकते हैं और उनकी लोकेशन को चेक कर सकते हैं, वो कब आ रहे हैं, कब जा रहे हैं, बैग उनका कहाँ पे है। ऑफ कोर्स वो बच्चों के साथ ही होता है जब वो ट्रैवल करते हैं। वाह। और उसके अलावा आप अपने घरों के जो लॉक हम लगाते हैं, अगर वो ऐसे लॉक होंगे जो आप लगाते हैं घरों में, तो वो वाईफाई कनेक्टेड हैं और 4G कनेक्टेड हैं। अगर उनको कोई टेम्पर करने की कोशिश करेगा, खोलने की कोशिश करेगा, तो आपको मोबाइल के ऊपर उसका मैसेज आएगा। ये वो टेक्नोलॉजी है, मैं इस एप्लीकेशन के ऊपर मजीद बात करना चाहूंगा, बहुत जरूरी है क्योंकि सिक्योरिटी आपको फराहम कर रही है और सिक्योरिटी इज द बिगेस्ट इशू ऑफ द पाकिस्तान राइट नाउ। आपने अपने आप को सिक्योर करना है, और किस हद तक सिक्योर करना है कि आप अपने बच्चों को भी सिक्योर कर रहे हैं, नेविगेट कर रहे हैं कि आपके बच्चे जो हैं कहाँ जा रहे हैं, किस तरीके से वो सेफ हैं नहीं है, आपकी बाइक के हवाले से। इसके अलावा आपकी बिजली, आपके ब्रेकर घर के कितना आपने, ये तमाम की तमाम वो फैसिलिटीज हैं जो कि मिस्टर एडवर्ड जो हमारे साथ बैठे हैं, विद द बेस्ट ऑफ हिज एक्सपीरियंस, इनके तजुर्बात की वजह से वी आर एबल टू सी द फ्यूचर विच इज़ वेरी ब्राइट। और इसके हवाले से मजीद भी गुफ्तगू करेंगे, हमारे साथ रहिएगा क्योंकि हमारे पास ये जो शो हमारा है आज का बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक छोटा सा वक्फा, वक्फे के बाद जब दोबारा हाजिर होंगे मजीद गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जी, सिटी एट 10 में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहना। हम गुफ्तगू कर रहे हैं, एडवर्ड साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मिस्टर एडवर्ड हु इज इंस्टीट्यूटर इन ऑफ हिमसेल्फ, he is having a lot of experience about the manufacturing, और मैन्युफैक्चरिंग किस तरह से की जा सकती है, एविएशन से इनका ताल्लुक है, 36 साल का एक्सपीरियंस है। और आज उस एक्सपीरियंस, आज उस तजुर्बे से पाकिस्तान इस शेप और फॉर्म में मुस्तफीद हो रहा है कि मिस्टर अदील साहब जो है वो इनके एक्सपीरियंस को लेकर आए हैं सेंट सॉलिस की शक्ल में। हम बात कर रहे हैं सेफ पाकिस्तान जो एप्लीकेशन आ रही है, स्मार्ट पाकिस्तान, सॉरी,
स्मार्ट पाकिस्तान एप्लीकेशन के अंदर आपका घर का ब्रेकर ऐड हो गया, आपका बिजली का मीटर हो गया, आपकी बाइक की सेफ्टी हो गई, उसकी नेविगेशन हो गई और चोरी से बचना हो गया, आपके बच्चों की सिक्योरिटी हो गई, आपने उनको स्टिकर लगा दिए। इसके अलावा मजीद कौन कौन सी ऐसी फैसिलिटीज हैं जिनसे हम मुस्तफीद हो सकते हैं? देखिए, हमारा मकसद यहाँ पे है प्रॉब्लम को सॉल्व करना। सो वन एप्लीकेशन ऑल मीन हम बहुत सारे ऐसे मसलों को इकट्ठा ही सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, और ये जो एप्लीकेशन है ये सपोर्ट करेगी तकरीबन 5 लाख तक जो प्रोडक्ट हैं उसको ही सपोर्ट करती है अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में इंटीग्रेशन करने के लिए। जो जहां अब जो नेक्स्ट स्टेप होगा इसके अंदर वो है सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी जैसे हमें आजकल वेट करना पड़ता है सोलर पैनल इंस्टॉल करने के लिए, इन नियर फ्यूचर आपको अपने घरों में सोलर पैनल इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ आपने आके वेबसाइट पे फॉर्म फिल करना है एंड वी विल होस्ट योर सोलर पैनल्स इन आवर फैसिलिटी। और उसकी जो कॉस्ट ऑलमोस्ट हाफ होगी। अगर आपका 1.2 मिलियन लग रहा है लेट्स से 10 किलोवाट सिस्टम पे, तो इसमें आपका सिर्फ 600,000 लगेगा, 6 लाख के करीब। अगर आपके सोलर की एफिशिएंसी, क्योंकि आपने कभी उसको साफ नहीं किया, 30% या 40% में रुकी हुई है, तो हम लिटरली उसको डबल करेंगे बिकॉज वी गो रोबोटिक क्लीनिंग मैकेनिज्म इन दोज प्लेसेस। और जो आपको ये चक्कर लगाने पड़ते हैं डिफरेंट ऑफिस के, ऑल यू विल डू अपलोड योर डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन थ्रू द एप्लीकेशन एंड वी विल मैनेज रेस्ट। ये इतना इनोवेटिव आइडिया है कि आपके जो छतों के ऊपर सोलर पैनल्स लगे होते हैं उनको आपको उसका ख्याल भी रखना पड़ता है, उनकी सफाई भी करनी पड़ती है, अब वो खत्म हो जाएंगे। सिर्फ एक फोन कॉल से आपको कनेक्शन मिल जाएगा। और आई वुड जस्ट लव टू आस्क मिस्टर एडवर्ड, is this all the technology and all the facilities has been applied and used in the UK as well right now? I think there's lots of similar technologies. I think we're looking to sort of take it to the next level in terms of the developments within Pakistan. Wow, that's great. So tell me. So certainly in terms of a home in the UK, you know, we've got central management that we can access from our phones, and so we can change the heating, we can check the alarm system. So all of these facilities has been already applied and used in the UK, and now this is going to be applied in the Pakistan as well. Yes. So this is going to be amazing. I just would like to appreciate your efforts and the time you're spending here and the experience that you're giving, and this is amazing. I would like to ask you, what challenges did you face as long as Pakistan is concerned? What challenges did I face as Pakistan? So far, all I've come across is very good hospitality. Oh, that's a compliment for us. Yeah, friendly people. Okay. The team that we're developing at St Solis, they are all local guys. They've all got good ideas. They're all motivated. They all want to make a difference. So when you're leading a team like that, there's only one outcome, and it's a positive outcome. Did you ever find yourself in a position where you think, I would have gone into another country, or Pakistan, or like this thing, I'm not able to apply this technology, or you ever face any challenges that you think this is very difficult in Pakistan? Have you ever find yourself in a position? I think when you take on any project, there's always barriers. So it's our job as leaders to work with a team to find solutions. And I'm not an expert in terms of the infrastructure of Pakistan. Mr. Ashraf is far more qualified to talk about the infrastructure in Pakistan. But it doesn't matter what the challenge is. It could be that, you know, I remember times in my history where I've got to you know, complete the introduction of a cross member for an automobile. Okay, tell me one thing. If we apply all of this technology in Pakistan in the next 5 years or 10 years or so, where do you see Pakistan after 10 years if we are, each and every person is basically accepting and he is basically, you know, applying onto the technology that you are basically introducing, and people are accepting that. So where do you see Pakistan after 5 or 10 years? Are we going to a right track? I think the vision that we have is, one,
it's clearly to make a success of St Solis. That's just one vision. Okay, okay. As part of that, we spoke about the technology. We're also going to be involved in terms of some education establishments in Pakistan. So it's a case that hopefully we can certainly contribute to the education of the young people in Pakistan, which will develop tomorrow's workforce, which means that from there that more opportunities. Again, if you think about the scale and the potential of St Solis in terms of the volumes, it's going to be about looking in terms of one inward investment into Pakistan. It's going to be looking at exporting the product into other economies. So we're at an early stage. It's my first visit to Pakistan. I'd love to know all of the answers, but as they say, it's one step at a time. But providing you know you're going in the right direction, you know what the end is, you know what your vision is, that you're operating to the right values, you're going to make it happen. Right. Mr. Edward is very optimistic, and I find him very great anticipation that he have, and all of the courage that he is providing, all of the experience that he is providing. I really hope कि हम लोग आने वाले सालों में जो हैं वो बहुत एक अच्छे राइट ट्रैक के ऊपर होंगे. अगर ये तमाम की तमाम फैसिलिटीज जो हमें दे रहे हैं, वी स्टार्ट यूजिंग इट एंड वी हैप्पीली एक्सेप्ट इट. एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद जब दोबारा हाजिर होंगे एजुकेशन के हवाले से गुफ्तगू करेंगे. हमारे साथ रहिएगा. वेलकम बैक जी. सिटी एट 10 में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं. हमारे साथ मिस्टर एडवर्ड मौजूद हैं, डायरेक्टर एडवर्ड. मोहम्मद अदील अशरफ साहब मौजूद हैं. उनके एक्सपीरियंसेस, उनके तजुर्बात से हम मुस्तफीद हो रहे हैं. हमने देखा कि सेंट सोलिस किस हद तक इनोवेशन लेके आ सकती है हमारी टेक्नोलॉजी में, और हमारे वक्त की बचत हो सकती है, हमारे पैसों की बचत हो सकती है. स्मार्ट पाकिस्तान के नाम से जो एक एप्लीकेशन आ रही है, उससे हम किस तरह से मुस्तफीद हो सकते हैं. सोलर हमारे घर की छतों से गायब हो जाएंगे, उसके बावजूद हमें बिजली मिलेगी, और सोलर पे मिलेगी. किस तरीके से मिलेगी, ये टेक्नोलॉजी क्या है, इसको भी हमने समझने की कोशिश की है. मिस्टर एडवर्ड का 36 साल एक्सपीरियंस हमारे सामने मौजूद है. 7-8 साल से वो सेंट सोलिस के साथ मौजूद हैं, CEO हैं, एंड ही इज अप्लाइंग हिज एक्सपीरियंस into Pakistan just to make this place a better place to live. मिस्टर अदील साहब, मैं आपसे गुफ्तगू करना चाहूंगा. हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है ना, ट्रस्ट विनिंग के अंदर, किसी का आपने एतमाद जीतना है, तो उसमें यह है कि मैं कोई भी चीज खरीदने से पहले उसकी रीसेल जरूर देखता हूं. यानी ये वाला बाइक मत खरीदना, इसकी रीसेल नहीं है. हम लोग खरीदने से पहले रीसेल का सोचना शुरू होता है. मैंने 5 साल बाद रीसेल करनी है, सो आई एम नॉट कंसर्न राइट नाउ. लेकिन उसके बावजूद मैं सोच रहा हूँ रीसेल करनी है तो मार्केट में सेल हो जाएगी ना. सो दिस इज द ओनली रीजन देयर आर बिग 3 कंपनीज इन द कार्स, इन द व्हीकल्स, जिन्होंने अपना जो है ना आप मनवा लिया हुआ है. तो बहुत सारी कंपनीज आने के बावजूद भी वो बिग 3 जो है वो डिस्टर्ब नहीं हो पाई, उनकी सेल डिस्टर्ब नहीं हो पाई, बिकॉज लोगों को पता है कि व्हाइट कलर बिकता है और इस कंपनी की गाड़ी बिकती है. तो इसको आपने कैसे टैकल किया? देखिए, कोई भी जब बिजनेस आप करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर इज योर ओवरहेड, कि जो आपके एक्सपेंसेस हैं. अगर वो ज्यादा होंगे तो यू हैव टू ऐड द वैल्यू इन द प्रोडक्ट इटसेल्फ, जो प्रोडक्ट को ओवर कॉस्ट कर देगा और ओवर प्राइस कर देगा मार्केट के अंदर. तो जो हमने पूरा बिजनेस मॉडल डेवलप किया है, जो प्राइसिंग स्ट्रेटजी की है, इससे यूजर फ्रेंडली, कि हम वो प्रोडक्ट ही मत दें ओवर प्राइस करके जो डी वैल्यू हो. दैट्स नंबर 1. सेकेंडली, जो फैक्टर इसके अंदर कंसिडरेबल हैं वो है इसकी कंपोनेंट्स, कि जो कंपोनेंट्स की लाइफ साइकिल क्या है. जैसे हम बॉश की मोटर दे रहे हैं, उसका लाइफ साइकिल 10 ईयर्स है, 7 ईयर्स की तो हम उसमें वारंटी ऑफर कर रहे हैं. इसी तरह जो बैटरी है लिथियम की, उसका लाइफ साइकिल तकरीबन 10 साल होता है, लेकिन उसमें हम 4 ईयर्स की आपको वारंटी दे रहे हैं. पर एट द सेम टाइम कि आप समझते हैं कि कोई जब नई चीज़ आती है मार्केट के अंदर, उसके सर्विस सेंटर इतने अवेलेबल नहीं होते, तो हम जो एग्जिस्टिंग सर्विस सेंटर का नेटवर्क है उसको ऑन बोर्ड कर रहे हैं कि जो उनका बिजनेस है उसको फ्लरिश किया जा सके, ना कि वो अगले 5 साल में बंद हो जाए. कि वो जो लाखों छोटी वर्कशॉप खुली हुई हैं उनको हम थ्रू ट्रेनिंग्स ऑन बोर्ड कर रहे हैं कि जो हमारे सर्विस सेंटर का एक तो नेटवर्क बढ़ सके, दूसरा उनके बिजनेस को भी फ्लरिश किया जा सके, उनको आउट ऑफ बिजनेस मत कर दें. इसके अलावा जो आपकी प्रोडक्ट है इटसेल्फ, उसके अंदर हम 1 साल की इंश्योरेंस, इनकेस आपकी गाड़ी चोरी हो जाती है या एक्सीडेंट हो जाती है और वो रोड पे नहीं चल सकता, इसलिए कि आपने तो पैसे दिए हुए हैं, हम कहें कि उसमें पार्ट्स नहीं है या पार्ट्स की अवेलेबिलिटी नहीं है,
तो उसमें कंज्यूमर का कोई फॉल्ट नहीं है, तो आपको हम रिप्लेसमेंट में एक नया मोटरसाइकिल देंगे इंश्योरेंस के जरिए। तो वी ऑलरेडी कोलैबोरेटेड विद द इंश्योरेंस कंपनी। राइट। तो जो स्ट्रेटजीज हैं, जो ब्रांड का जो विजन है, जो ब्रांड का जो विजन है, वी टोटली अंडरस्टैंड द कंसर्न ऑफ द पीपल हियर। वो कंसर्न ये है कि दे वांट टू स्पेंड वंस and they want to retain the value and get the value for product. Okay, Mr. Edward, the after sales services, the value and the parts availability and the insurance and the resale, all of these problems has been addressed. Yes. In the Saint Solis. So this is something very unique that makes you apart from the other companies. What do you think? How did you apply this idea into the Saint Solis? And do you think that people are going to be able to accept this idea in Pakistan? I think in principle it's custom and practice in many countries. So why should we accept anything less in Pakistan? Yes, customer satisfaction. Yeah, it's about customer satisfaction. It's about the fact that in terms of how we operate in our factory, it's all about that we have to build it in the right way so that we assure the quality, to make sure that the products don't fail. We need to make sure that then in terms of the work that we're doing with our dealer network is that they understand our expectations. They have to talk about our values to their customers. Okay. If their customers have problems with any of our products, then they have to service those products. Exactly. And so we have to have agreements in place. We have to have the sort of the general commercial infrastructure as part of the business. And obviously one of the key challenges with any business is at the moment we are starting small, with a large vision. And so it's our job by working together as the team grows so that we can really look to scale the organisation. So at the moment we're focusing obviously in terms of the Punjab area, but over time we will be travelling further into Pakistan. And then life has a tendency of creating some nice challenges tomorrow, and we'll deal with those then, and we'll deal with them in the same positive way. ये कहा जाता है अंग्रेजी में एक मुहावरा है that if your tomorrow is better then you are on the right track and we are striving to make our tomorrow better. और इसमें अदील साहब जो है वो बड़ा कलीदी किरदार अदा कर रहे हैं, खास तौर पर as long as the solar is concerned, as long as providing the technology is concerned, लोगों को जो है अपॉर्चुनिटीज दी जा रही हैं, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज दी जा रही हैं, एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज दी जा रही हैं। अदील साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। मोहम्मद अदील अशरफ साहब हमारे साथ मौजूद थे, जो कि CEO हैं इंटरनेशनल एजुकेशन एंड बिजनेस सॉल्यूशंस के, उनके साथ साथ CEO ऑफ द सेंट सोलिस। अब आपको पता लग गया होगा कि सेंट सोलिस क्या है और आपने अच्छी बाइक का इंतखाब कैसे करना है। जो सारे के सारे प्रॉब्लम्स आपके दिमाग में आ रहे थे ना, वो सारे के सारे प्रॉब्लम्स जो है एड्रेस कर रहा है सेंट सोलिस। So why don't you pick and choose the Saint Solis in the coming future? तो इसके साथ साथ एडवर्ड साहब का भी thank you so much for joining us. I'm honored to have you on our show. It's been a pleasure. Pleasure to have you. और इसके साथ साथ आपके होस्ट शराज भट्ट को भी इजाजत दीजिए, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ था चाहता है। उम्मीद करता हूँ आपको प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।